को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। यदि जयपाल परिवार ने उनसे मदद मांगी और चाहा कि वे हस्तक्षेप करें और न्याय दिलाएं, तो यह विराट के लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर देगा। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए उसने पहले ही इस संभावना को खत्म करने का फैसला किया। वह इस समय असुर भैरव से लड़ रहा है और जयपाल परिवार संभवतः तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक कि भैरव के साथ उसकी लड़ाई खत्म न हो जाए, ताकि वह आकर न्याय कर सके। सूर्यवीर और तलवार संप्रदाय की ताकत को देखते हुए जयपाल परिवार इतनी देर तक टिक ही नहीं सकता। मध्य महाद्वीप के उत्तरी भाग में जयपाल परिवार के क्षेत्र में सूर्यवीर और विराट, तलवार संप्रदाय, दिव्य पवन महल और कनिष्क संघ के सभी दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के साथ जयपाल परिवार के क्षेत्र के ऊपर आ पहुंचे। जयपाल परिवार के क्षेत्र के ऊपर अचानक इतने सारे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को देखकर सभी योद्धा हैरान रह गए। बहुतों ने अपने पूरे जीवन में इतने सारे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को एक साथ कभी नहीं देखा था। प्रमुख जयपाल, एल्डर महेंद्र, बाहर आओ! सूर्यवीर ने नीचे जयपाल परिवार के क्षेत्र की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा। सूर्यवीर, तुम क्या चाहते हो? एक मध्यम आयु वर्ग का विद्वान जैसा दिखने वाला व्यक्ति तेजी से सूर्यवीर के पास आया और पूछा। मैं क्या चाहता हूं यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। मीरा को तुरंत रिहा करो, वरना आज मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। सूर्यवीर ने विद्वान की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। सूर्यवीर, क्या अपने ससुर से बात करने का यही तरीका है? सूर्यवीर की बात सुनकर मध्यम आयु वर्ग का विद्वान नाराज नहीं हुआ, बल्कि हल्का सा मुस्कुराया। यह मध्यम आयु वर्ग का विद्वान कोई और नहीं बल्कि जयपाल परिवार का मुखिया प्रमुख जयपाल और मीरा का पिता था। हाँ, तुम यह बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सूर्यवीर ने उपहास किया। मीरा के पिता के रूप में तुमने उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जिसे वह प्यार नहीं करती थी, और उसे इतने लंबे समय तक कैद में रखा। तुम मीरा के पिता कहलाने के लायक नहीं हो। सूर्यवीर के मन में इस ससुर के प्रति बिल्कुल भी सद्भावना नहीं थी, इसलिए उसके गुस्से भरे शब्द अत्यंत कठोर थे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है, प्रमुख जयपाल ने थोड़ी लाचारी के साथ कहा। इन वर्षों में मैंने वास्तव में मीरा के साथ गलत किया है। जयपाल, बकवास बंद करो और मीरा को तुरंत रिहा करो। मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं। सूर्यवीर ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मीरा को ले जाना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग असहमत हैं। मैं वह फैसला खुद नहीं ले सकता। प्रमुख जयपाल ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। बोलते समय वह मुड़ा और जयपाल परिवार के क्षेत्र की ओर चिल्लाया। एल्डर महेंद्र, अब आपके बाहर आने का समय है। आपने खुद उस समय कहा था कि अगर सूर्यवीर हमारे दरवाजे पर आया तो आप उसे मौके पर ही मार डालेंगे। अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। वैसे भी मुझे भरोसा नहीं है कि मैं सूर्यवीर को हरा सकता हूं। अगर आप आज सामने नहीं आते हैं तो मैं मीरा को सूर्यवीर के हवाले कर दूंगा, जैसा वह चाहता है। जयपाल परिवार के एक भव्य हॉल में स्लेटी वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रमुख जयपाल के शब्द सुनकर अत्यंत गंभीर चेहरा बना लिया। यह स्लेटी वस्त्र वाला बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जयपाल परिवार का सबसे बड़ा एल्डर महेंद्र था। वही था जिसने मीरा और ठाकुर परिवार के युवा मालिक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के बीच शादी की साजिश रची थी। और जब मीरा का जयपाल परिवार से गुप्त रूप से भागना और सूर्यवीर की जीवन संगिनी बनना उजागर हुआ, तो वही था जिसने उन दोनों का पीछा करने और मारने का आदेश दिया था। अंत में वही था जिसने मीरा को कैद करने और उसे सूर्यवीर से मिलने से रोकने पर जोर दिया था। एल्डर महेंद्र हमेशा से महत्वाकांक्षी रहा था। वह प्रमुख जयपाल की जगह लेना चाहता था और जयपाल परिवार का मुखिया बनना चाहता था। इसलिए उसने ठाकुर परिवार के साथ मिली भगत करने में संकोच नहीं किया और प्रमुख जयपाल के वंश को दबाने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग किया। हालांकि प्रमुख जयपाल शक्तिशाली थे, लेकिन जयपाल परिवार की ताकत ठाकुर परिवार की तुलना में बहुत कम थी। ठाकुर परिवार के समर्थन से प्रमुख जयपाल का वंश बुरी तरह दब गया था। जयपाल परिवार के लगभग 2/3 दिव्य विकास लोक के एल्डर्स को एल्डर महेंद्र ने अपनी ओर कर लिया था, जो परिवार के मुखिया प्रमुख जयपाल के खिलाफ खड़े थे। इसलिए भले ही प्रमुख जयपाल परिवार के मुखिया थे, लेकिन कई मामलों में वे शक्तिहीन थे, यहां तक कि अपनी ही बेटी की शादी के मामले में भी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जयपाल परिवार के 2/3 एल्डर्स एल्डर महेंद्र द्वारा नियंत्रित थे, जिससे प्रमुख जयपाल की शक्ति बहुत कम हो गई थी। जब एल्डर महेंद्र ने सूर्यवीर को इतने सारे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए अपने दरवाजे पर देखा, तो वह तुरंत घबरा गया। सूर्यवीर जिन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का नेतृत्व कर रहा था, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। कुल संख्या 30 से अधिक थी। दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की यह भारी संख्या, जो जयपाल परिवार के विशेषज्ञों की संख्या से लगभग 3 गुना थी, उनके खिलाफ एक जबरदस्त ताकत पैदा कर रही थी। यह तथ्य कि सूर्यवीर ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में भी सफलता प्राप्त कर ली थी, उसे बेचैनी से भर रहा था। इसलिए इस दृश्य को देखने के बाद उसने सूर्यवीर के साथ सीधे टकराव पर विचार भी नहीं किया। इसके बजाय उसने तुरंत स्थान को चीर दिया और अपनी दिव्य चेतना अवतार को मध्य महाद्वीप की सीमा पर भेजा, ताकि वह दिवाकर से मदद मांग सके और उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए कह सके। उस समय दिवाकर ने व्यक्तिगत रूप से एक आदेश जारी किया था कि दानव जाति के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के सामने मानव जाति के भीतर आंतरिक कलह मना है और आरोहण लोक से ऊपर के योद्धाओं को लड़ने से सख्त मना किया गया था। हालांकि यह आदेश अब व्यावहारिक रूप से अर्थहीन था। आखिरकार दांव संघ के भीतर युद्ध समर्थक और शांति समर्थक गुट एक से अधिक बार भिड़ चुके थे, और यहां तक कि शांति समर्थक एल्डर शंकर, जो दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे, एल्डर रुद्र द्वारा मारे गए थे। फिर भी आरोहण लोक से ऊपर के योद्धाओं को लड़ने से रोकने वाला आदेश अनिवार्य रूप से एक मजाक बन गया था। फिर भी
इसने उसे दिवाकर को इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए मजबूर करने के लिए इसका उपयोग करने से नहीं रोका। आखिरकार वह आदेश व्यक्तिगत रूप से दिवाकर द्वारा दिया गया था और दांव संघ के उपाध्यक्ष के रूप में वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा, बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। लेकिन जब एल्डर महेंद्र का दिव्य चेतना अवतार मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा पर पहुंचा तो उसके सामने के दृश्य ने उसे पूरी तरह से दंग कर दिया। सीमा पर मानव सेना और दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ दानव सेना के साथ भीषण लड़ाई में उलझे हुए थे। यहां तक कि दिवाकर भी दानव कमांडर असुर भैरव के साथ एक पृथ्वी हिला देने वाली लड़ाई में लगे हुए थे। इन परिस्थितियों में वह दिवाकर को कैसे ढूंढ सकता था? उसकी दिव्य चेतना अवतार की ताकत के साथ युद्ध के मैदान तक पहुंचने से पहले ही लड़ाई के भयानक झटकों से उसके चीथड़े उड़ जाते। लड़ाई इतनी भीषण थी कि इसके जल्द खत्म होने की संभावना नहीं थी। कुछ देर युद्ध के मैदान का निरीक्षण करने के बाद एल्डर महेंद्र का दिव्य चेतना अवतार लाचारी में वापस लौट आया। जहां तक दांव संघ के अध्यक्ष और ठाकुर परिवार से मदद मांगने की बात थी तो यह पूरी तरह से व्यर्थ होता। दांव संघ मुख्यालय और ठाकुर परिवार दोनों ही जयपाल परिवार के क्षेत्र से अविश्वसनीय रूप से दूर हैं। भले ही वे मदद करने को तैयार हों, यह दूर से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश करने जैसा होगा। जहां तक दांव संघ और ठाकुर परिवार के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा चेतावनी जारी करने की बात है तो वह और भी बेकार होगा। सूर्यवीर और दांव संघ के अध्यक्ष ठाकुर परिवार पहले से ही जानी दुश्मन है। क्या वह उनकी चेतावनी मानेगा? यह एक मजाक होगा। यदि दांव संघ के अध्यक्ष ठाकुर परिवार या ठाकुर परिवार के किसी दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ ने सूर्यवीर को चेतावनी देने के लिए जयपाल परिवार में अपना दिव्य चेतना अवतार भेजने की हिम्मत की तो सूर्यवीर शायद उनके दिव्य चेतना अवतारों को नष्ट कर देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कभी वापस ना आए। इसके अलावा एल्डर महेंद्र को विश्वास नहीं था कि दांव संघ के अध्यक्ष ठाकुर परिवार या ठाकुर परिवार कोई भी अपने दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के दिव्य चेतना अवतार को स्थान चीरकर जयपाल परिवार पर उतरने के लिए भेजने की हिम्मत करेगा। एल्डर महेंद्र का दिव्य चेतना अवतार अभी जयपाल परिवार के पैतृक घर लौटा ही था कि उसने प्रमुख जयपाल की चिल्लाहट सुनी। एक पल में एल्डर महेंद्र का चेहरा गंभीर रूप से काला पड़ गया। यह बूढ़ा लोमड़ी प्रमुख जयपाल स्पष्ट रूप से उसे बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा था। सूर्यवीर दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण में भी एल्डर नक्श की क्षमता के विशेषज्ञों को हराने में सक्षम था। अब सूर्यवीर ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश कर लिया था और उसकी ताकत अकल्पनीय थी। वह सूर्यवीर का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगर वह सूर्यवीर को उकसाने के लिए बाहर गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह कैसे मारा गया। हालांकि एल्डर महेंद्र आत्मसमर्पण करने और झुकने के लिए बेहद अनिच्छुक था। जयपाल परिवार में सभी के सामने सूर्यवीर के शब्दों से इतनी आसानी से डर जाना, वह फिर कभी जयपाल परिवार में किसी का सामना कैसे कर पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या इतने वर्षों में जयपाल परिवार के भीतर उसकी सारी मेहनत और योजनाएं बेकार नहीं हो जाएंगी? अपने वर्षों के प्रयास और प्रबंधन के बर्बाद होने का विचार एल्डर महेंद्र को अत्यधिक आक्रोश से भर देता था। यह सोचते हुए एल्डर महेंद्र ने अपने दांत भींच लिए, एक जेड पट्टिका निकाली और उसमें अपनी वास्तविक ऊर्जा डाल दी। जेड पट्टिका से प्रकाश की एक विशाल किरण निकली और आकाश में उड़ गई। इस क्षण एल्डर महेंद्र ने अपनी पूरी ताकत के साथ जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह को सक्रिय करते हुए अपना सब कुछ झोंक देने का फैसला किया। उसके हाथ में जो जेड पट्टिका थी वह जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह का नियंत्रण केंद्र थी। मूल रूप से जयपाल परिवार का सुरक्षात्मक व्यूह मुखिया द्वारा नियंत्रित किया जाता था। हालांकि प्रमुख जयपाल ने अपनी बेटी मीरा की रक्षा के लिए हल्की सजा के बदले में जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह के नियंत्रण केंद्र को सौंपने का विकल्प चुना था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि प्रमुख जयपाल सुरक्षात्मक व्यूह का नियंत्रण केंद्र सौंपने के लिए सहमत हुए थे कि एल्डर महेंद्र मीरा की जान बख्शने के लिए सहमत हुए और मीरा को मृत्युदंड देने के अपने फैसले को कैद में बदल दिया। हालांकि पूरे जयपाल परिवार में बहुत कम लोग इस मामले के बारे में जानते थे। केवल वह, प्रमुख जयपाल, एल्डर योगेश्वर और बहुत कम अन्य लोग जानते थे। यहां तक कि खुद मीरा भी इस बात से अनजान थी कि उसके पिता ने उसके लिए कितना कुछ किया था। जैसे ही एल्डर महेंद्र ने जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह को सक्रिय किया, जयपाल परिवार के क्षेत्र के शहर के चारों ओर प्रकाश की किरणें आकाश में गूंज उठीं। ये प्रकाश किरणें अंततः शहर के ऊपर एक विशाल रून में परिवर्तित हो गईं, जहां से प्रकाश का एक पर्दा नीचे उतरा, जिससे एक विशाल प्रकाश कवच बन गया, जिसने पूरे जयपाल परिवार के शहर को ढंक लिया। हा, सूर्यवीर, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में सफलता प्राप्त कर ली है और दिव्य विकास लोक के योद्धाओं का एक समूह ले आए हो, तुम मुझे मीरा को रिहा करने के लिए मजबूर कर सकते हो? मैं तुम्हें आज सीधे बता सकता हूं, इसके बारे में सपना भी मत देखना। सुरक्षात्मक व्यूह को सक्रिय करने के बाद एल्डर महेंद्र ने एक अत्यंत अहंकारी हंसी हंसे। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझे मार डालो। अगर तुम आज मुझे नहीं मार पाए तो मीरा भी नहीं बचेगी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा, बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाइए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई दें। एल्डर महेंद्र को जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह पर पूरा भरोसा था, क्योंकि कहा जाता था कि जयपाल परिवार का सुरक्षात्मक व्यूह प्राचीन काल में जयपाल परिवार के एक पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा स्थापित किया गया था।
ऐसे शीर्ष विशेषज्ञ द्वारा स्थापित सुरक्षात्मक व्यूह की शक्ति बिल्कुल असाधारण थी। हालांकि एल्डर महेंद्र ने कभी भी जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह की पूरी शक्ति नहीं देखी थी। आखिरकार मध्य महाद्वीप में व्यावहारिक रूप से कोई दुश्मन नहीं थे जो जयपाल परिवार को अपना सुरक्षात्मक व्यूह सक्रिय करने के लिए मजबूर कर सकें। इसलिए लंबे समय तक जीने के बावजूद एल्डर महेंद्र ने कभी भी सक्रिय होने पर जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह की पूरी शक्ति नहीं देखी थी। हालांकि उसका मानना था कि व्यूह का यह स्तर सूर्यवीर से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जो दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में था। एल्डर महेंद्र के शब्द सुनकर और जयपाल परिवार के मैदान के ऊपर विशाल ताबीज और रक्षात्मक प्रकाश कवच को देखकर सूर्यवीर का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह अब और शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपना हाथ फैलाया और एक उच्च श्रेणी की जन्मजात तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। उसने लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर की छठी चाल को उजागर किया और जयपाल परिवार के मैदान के ऊपर विशाल ताबीज की ओर तलवार से वार किया। हालांकि सूर्यवीर जानता था कि जयपाल परिवार का सुरक्षात्मक व्यूह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। चूंकि वह आज आया था, वह सफल होने और अपनी पत्नी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। चाहे कितनी भी कठिनाइयां और तरीके क्यों न हो, वह एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। धड़ाम! अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी विशाल ताबीज से टकराई, जिससे तुरंत एक कान फोड़ू गर्जना हुई। सूर्यवीर, अपनी तुच्छ शक्ति के साथ तुम्हें लगता है कि तुम जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह को तोड़ सकते हो? तुम जयपाल परिवार की ताकत को कम आंक रहे हो और तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो रहे हो। सूर्यवीर को जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह पर अपना हमला शुरू करते देख एल्डर महेंद्र उपहास करने से नहीं रोक सका। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक कड़क आवाज सुनाई दी और जयपाल परिवार के मैदान के ऊपर विशाल ताबीज सूर्यवीर की तलवार से टकराने के बाद तुरंत अनगिनत विशाल दरारों के साथ खुल गया। यह देखकर एल्डर महेंद्र की दंभी और अहंकारी मुस्कान जम गई और उसकी आंखों में अविश्वास दिखाई दिया। यह कैसे हो सकता है? अनगिनत दरारों में तोड़ दिया था। इतना नाजुक सुरक्षात्मक व्यूह तलवार संप्रदाय के रक्षात्मक व्यूह से भी बहुत कमतर था। ऐसा लग रहा था कि उसने जयपाल परिवार की ताकत को बहुत ज्यादा आंका था। इस अविश्वसनीय रूप से अवास्तविक दृश्य को देखकर जयपाल परिवार के मुखिया प्रमुख जयपाल भी पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जयपाल परिवार का सुरक्षात्मक व्यूह इतना कमजोर होगा। दिव्य पवन महल की स्वामिनी, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, एल्डर नयना और अन्य लोगों ने भी महसूस किया कि तीन प्राचीन परिवारों की तथाकथित नींव पूरी तरह से खोखली थी और उनके दिल तिरस्कार से भर गए। यदि उन्हें यह पहले पता होता तो वे अपने लोगों की मांग के लिए आज तक इंतजार नहीं करते। अकेला दिव्य पवन महल शायद जयपाल परिवार का सफाया कर सकता था। इतना बड़ा हंगामा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उपस्थित लोगों में केवल विराट इस दृश्य से पूरी तरह अप्रभावित था। यह स्थिति पूरी तरह से उसी का किया धरा थी। यदि उसने पहले से जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह को नष्ट नहीं किया होता, इसकी शक्ति को काफी कम नहीं किया होता, तो आज जयपाल परिवार को तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। हमले के दौरान उन्हें हताहतों का भी सामना करना पड़ सकता था, लेकिन उसके हेरफेर के कारण जयपाल परिवार का सुरक्षात्मक व्यूह एक कागजी शेर बन गया था। पूरी तरह से कमजोर नहीं, लेकिन अब कोई खतरा नहीं। यह देखकर कि जयपाल परिवार का सुरक्षात्मक व्यूह बाहर से इतना मजबूत लेकिन अंदर से कमजोर था, सूर्यवीर का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने अपनी उच्च श्रेणी की जन्मजात तलवार को फिर से घुमाया, लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर की छठी चाल को सक्रिय किया और विशाल ताबीज पर एक बार फिर वार किया। धड़ाम! एक और पृथ्वी हिला देने वाली गर्जना हुई, जिसके बाद एक कड़क आवाज आई और विशाल ताबीज और उसका विशाल रक्षात्मक कवच एक बार फिर अनगिनत विशाल दरारों के साथ चीर दिया गया। लगातार सूर्यवीर के दो तलवार के वारों से टकराने के बाद पूरा सुरक्षात्मक व्यूह अनिश्चित रूप से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण ढाने के कगार पर है। यह देखकर एल्डर महेंद्र सहम गया। इस क्षण उसने अब अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की और तेजी से वहां से हट गया। जयपाल परिवार के विरासत स्थल के प्रवेश द्वार की ओर भाग गया। सुरक्षात्मक व्यूह के समर्थन के बिना वह सूर्यवीर को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अपनी ताकत के साथ उसे यह भी नहीं पता था कि क्या वह सूर्यवीर के दो तलवार के वार झेल सकता है। जैसे ही वह भागा, सूर्यवीर ने अपनी तलवार से कबीले के सुरक्षात्मक व्यूह पर फिर से वार किया। लगातार सूर्यवीर की तीन तलवारों से टकराने के बाद पूरा सुरक्षात्मक व्यूह एक कान फोड़ू गर्जना के साथ बिखर गया। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाइए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। सुरक्षात्मक व्यूह के पूरी तरह से ढाने को महसूस करते हुए एल्डर महेंद्र लगभग अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। सौभाग्य से वह पहले ही विरासत स्थल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। बस एक और सांस में वह प्रवेश करने में सक्षम होगा। एक बार जब वह प्रवेश कर जाता तो सूर्यवीर उसके खिलाफ शक्तिहीन होता। हर कुलीन परिवार और संप्रदाय के विरासत स्थल सबसे भारी किलेबंद स्थान होते थे। सूर्यवीर कबीले के सुरक्षात्मक व्यूह को तोड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह विरासत स्थल की सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि जैसे ही वह विरासत स्थल में प्रवेश करने वाला था, एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी उसकी ओर बढ़ी। एल्डर महेंद्र को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे सूर्यवीर की तलवार से जोर से मारा गया था। भयानक तलवार के वार ने उसके आंतरिक अंगों को लगभग चकनाचूर कर दिया। उसका मध्य श्रेणी का जन्मजात रक्षात्मक चोला इस एक ही वार से लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया था। एल्डर महेंद्र ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। अपनी गंभीर चोटों के बावजूद उसने जयपाल परिवार के विरासत स्थल में छलांग लगा दी। उसे यकीन था कि अगर उसे सूर्यवीर से लगातार दो तलवार के वार झेलने पड़े
तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सिर्फ एक वार ने उसकी आधी जान ले ली थी, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मध्य श्रेणी का जन्मजात रक्षात्मक चोला बरकरार था। सूर्यवीर ने गायब हुए एल्डर महेंद्र पर एक नजर डाली, फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। जयपाल परिवार के क्षेत्र में आने का उसका मुख्य उद्देश्य अपनी पत्नी को घर लाना था। जहां तक एल्डर महेंद्र को मारने की बात थी, तो बाद में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई, अपने बगल में प्रमुख जयपाल की ओर देखने के लिए मुड़ा और ठंडे स्वर में कहा, जयपाल, अब तुम्हारी बारी है। अरे दामाद जी, इतने आवेगी मत बनो। सूर्यवीर के शब्द सुनकर प्रमुख जयपाल ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, मैंने शुरू से ही कहा था कि मुझे तुम्हारे मीरा को ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह हमेशा। हाँ, अगर ऐसा है तो जल्दी करो और मुझे मीरा से मिलाने ले चलो। सूर्यवीर ने यह सुनकर ठंडे स्वर में कहा। इस ससुर के प्रति उसके मन में कोई सद्भावना नहीं थी। हालांकि चाहे कुछ भी हो, प्रमुख जयपाल अभी भी मीरा के पिता थे, और जब तक प्रमुख जयपाल उसे मीरा से मिलने से नहीं रोकते, सूर्यवीर उनका दुश्मन बनने के लिए तैयार नहीं था। दामाद जी, कृपया मेरे पीछे आएं। प्रमुख जयपाल ने सूर्यवीर के रवैये की बिल्कुल परवाह नहीं की और अभी भी एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। इसके साथ उसने पहल की और रास्ता दिखाया। जयपाल परिवार के भीतर जबकि एल्डर महेंद्र के कई समर्थक थे, सूर्यवीर की जबरदस्त शक्ति को देखकर उनके परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह को 3 तलवार के वारों से चकनाचूर करना और दूसरे वार से एल्डर महेंद्र को गंभीर रूप से घायल करना, वे अब आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे जब एल्डर महेंद्र भी भाग गया था। एल्डर महेंद्र के लिए उनका समर्थन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए था। उनके पास सूर्यवीर को उकसाने और अपनी जान जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा प्रमुख जयपाल आखिरकार जयपाल परिवार के मुखिया थे और एल्डर महेंद्र के हस्तक्षेप के बिना कुछ ही लोग उनका विरोध करने की हिम्मत करते थे। इसलिए सूर्यवीर द्वारा जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह को चकनाचूर करने और एल्डर महेंद्र को गंभीर रूप से घायल करने के बाद बाकी सब कुछ सामान्य रूप से हुआ। सूर्यवीर और विराट प्रमुख जयपाल के पीछे पीछे एक गुफा आवास तक गए। प्रमुख जयपाल ने प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा को गुफा का पत्थर का दरवाजा खोलने का निर्देश दिया। गेट की रखवाली कर रहा अर्धचरण दिव्य विकास लोक का योद्धा हालांकि एल्डर महेंद्र का आदमी था, इन परिस्थितियों में प्रमुख जयपाल के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और उसने आज्ञाकारी रूप से पत्थर का दरवाजा खोल दिया। गड़गड़ाहट के साथ विशाल भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। प्रमुख जयपाल सबसे पहले गुफा में दाखिल हुए। बेटी, तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए हैं, प्रमुख जयपाल ने तेजी से चलते हुए पुकारा। गुफा के अंदर सफेद कपड़ों में एक सुंदर महिला, जिसका व्यवहार सौम्य और गरिमामय था, पत्थर के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी, चुपचाप साधना कर रही थी। हालांकि इतने वर्षों तक गुफा में कैद रही, उसने कभी निराश नहीं हुई, बल्कि और भी अधिक लगन से साधना की, इस उम्मीद में कि एक दिन वह दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त करेगी, गुफा से मुक्त होगी और अपने पति और बेटे को ढूंढेगी। अपनी अटूट इच्छा शक्ति और कठिन प्रयासों के साथ सबसे कठिन परिस्थितियों में उसने अपनी लगन से साधना के माध्यम से आरोहण लोक के शिखर से अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक सफलता प्राप्त की थी। अर्धचरण दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त करने के बाद उसने अपने प्रयासों में डील नहीं दी, बल्कि दिन रात साधना जारी रखी, सच्चे दिव्य विकास लोक की ओर प्रयास करती रही। साधना कर रही आश्चर्यजनक रूप से सुंदर सफेद वस्त्रधारी महिला ने पुकार सुनकर अपनी आंखें खोलीं और प्रमुख जयपाल की ओर देखा, जो अंदर आए थे। आप यहां क्या कर रहे हैं? सफेद वस्त्रधारी महिला ने प्रमुख जयपाल से उदासीनता से पूछा। हालांकि प्रमुख जयपाल उसके पिता थे, लेकिन वर्षों से उनके कार्यों ने उसे बहुत निराश किया था। इसके अलावा जब से उसे इस गुफा में कैद किया गया था, प्रमुख जयपाल एक बार भी उससे मिलने नहीं आए थे। इसके विपरीत उसके दूसरे चाचा एल्डर योगेश्वर अक्सर उससे मिलने आते थे। इसके अलावा यह उसके दूसरे चाचा एल्डर योगेश्वर ही थे जिन्होंने सूर्यवीर के साथ उसके रिश्ते में अथक मदद की थी। प्रमुख जयपाल को अंदर आते देख स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर सुखद भाव नहीं थे। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूं, प्रमुख जयपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या एक पिता का अपनी बेटी से मिलने आना स्वाभाविक नहीं है? कोई जरूरत नहीं, सफेद वस्त्रधारी महिला ने शांति से उत्तर दिया। मेरा आप जैसा कोई पिता नहीं है। क्या आपने इस दुनिया में कभी ऐसा पिता देखा है जो अपनी बेटी को आग के गड्ढे में भेजेगा? सफेद वस्त्रधारी महिला के शब्द सुनकर प्रमुख जयपाल भी अपनी मोटी चमड़ी के बावजूद थोड़ा शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सके। मीरा, अतीत की बात मत करो। देखो आज मैं किसे लाया हूं, प्रमुख जयपाल ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। प्रमुख जयपाल के शब्द सुनकर सफेद वस्त्रधारी महिला शांत रही। उसने अपने पिता से उम्मीद बहुत पहले छोड़ दी थी। उनके स्वार्थी स्वभाव के साथ वे संभवतः उसके लिए कुछ कैसे कर सकते थे। अपने सबसे हताश क्षणों में उसने लगभग अपनी सारी उम्मीदें उन पर लगा दी थीं, यह उम्मीद करते हुए कि वे उसकी मदद करेंगे। लेकिन अंत में उसे जो मिला वह मदद नहीं, बल्कि निराशा के बाद निराशा थी। हर निराशा के साथ उसने अपने पिता पर से विश्वास खो दिया था। अब उनसे उसके लिए कुछ भी करने की उम्मीद नहीं थी। वह आभारी होगी यदि वे उसकी बदकिस्मती का फायदा न उठाएं। अपनी बेटी की उदासीन प्रतिक्रिया देखकर प्रमुख जयपाल को शर्मिंदगी की एक टीस महसूस चाहती हैं। मैं आपको रहा हूं। देखो ये कौन है, प्रमुख जयपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते समय वह एक तरफ हट गया, अपने पीछे सूर्यवीर को प्रकट करते हुए। सफेद वस्त्रधारी महिला जो शांति से प्रमुख जयपाल के प्रदर्शन को देख रही थी, प्रमुख जयपाल के पीछे उस आकृति को देखकर हिंसक रूप से कांप उठी जिसके लिए वह तरस रही थी।
उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। सदमे ने उसे क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। एक पल के लिए उसे लगभग संदेह हुआ कि क्या वह सपना देख रही है। वह पूरी तरह से सुन्न थी। उस अविश्वसनीय रूप से परिचित आकृति को एकटक देखने के अलावा कुछ करने में असमर्थ थी। सूर्यवीर अपनी पत्नी को देखकर, जिसे वह दिन रात याद करता था, समान रूप से भावनाओं से भर गया था। मीरा! सूर्यवीर जल्दी से आगे बढ़ा और धीरे से पुकारा। सूर्यवीर, क्या यह वास्तव में तुम हो? मीरा, सफेद वस्त्रधारी महिला, ने अपने सामने परिचित आकृति और चेहरे को देखा और कांपती आवाज में पूछा। बोलते समय वह अपने कांपते हाथ को बढ़ाने और उस चेहरे को धीरे से सहलाने से नहीं रोक सकी जिसके लिए वह तरस रही थी। मीरा, मैं हूं। मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुमने इन पिछले वर्षों में बहुत कष्ट सहे हैं, सूर्यवीर ने धीरे से कहा। अपने बगल में परिचित आवाज सुनकर और अपनी उंगलियों पर वास्तविक स्पर्श महसूस करके मीरा ने अंततः पुष्टि की कि वह जो देख रही थी वह सपना नहीं था। सूर्यवीर! मीरा पत्थर के बिस्तर से उठी और सूर्यवीर की बाहों में गिर गई। उसे कसकर गले लगाया और अत्यधिक भावनाओं के साथ रो पड़ी। इस क्षण अंततः उसकी आंखों में आंसू आ गए और झरने की तरह उसके चेहरे से नीचे बहने लगे। मीरा! सूर्यवीर ने भी अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया। उसकी आवाज भावनाओं से रुंध गई। उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में रोते देख प्रमुख जयपाल ने समझदारी से गुफा से पीछे हट गए, उन्हें अकेला छोड़ दिया। गुफा के बाहर प्रमुख जयपाल ने विराट को इंतजार करते देखा और जल्दी से उसके पास गए। गर्मजोशी से कहा, तुम मीरा के बेटे होगे? मैं तुम्हारा नाना हूं। आप मेरे नाना हैं या नहीं, ये मेरे माता पिता को तय करना है, आपको नहीं। विराट ने उनकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा, बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। चूंकि उसके अपने पिता ने इस बूढ़े को अच्छा भाव नहीं दिया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि यह बूढ़ा अच्छा व्यक्ति नहीं था। हालांकि खून के रिश्ते से यह बूढ़ा वास्तव में उसका नाना था, लेकिन उसे स्वीकार करना है या नहीं, यह उसके माता पिता की इच्छा पर निर्भर करता था। प्रमुख जयपाल को झिड़क दिया गया और वे शर्मिंदा महसूस करने लगे। हालांकि वे हमेशा मोटी चमड़ी के थे और इसके अलावा यह उनका नाती था, इसलिए वे नाराज नहीं थे। आखिरकार वे अभी भी परिवार थे। विराट के उदासीन रवैये को देखकर प्रमुख जयपाल ने फिर से उसके करीब आने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुड़े और गुफा से चले गए। तीनों को अकेला छोड़ दिया। गुफा के अंदर सूर्यवीर और मीरा ने एक दूसरे को गले लगाया और थोड़ी देर के लिए रोए। अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के बाद मीरा ने धीरे से सूर्यवीर को दूर धकेला, उसकी ओर देखा और पूछा, वैसे सूर्यवीर, हमारा बेटा कहाँ है? वह कैसा है? इन वर्षों में सूर्यवीर को याद करने के अलावा उसने अपने बेटे को भी बहुत याद किया था। यह सोचकर कि कैसे उसके बेटे को उससे अलग होने के लिए मजबूर किया गया था जब वह अभी भी एक शिशु था, उसका दिल दुखता था। हमारा बेटा ठीक है, सूर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते समय वह मुड़ा और गुफा के बाहर की ओर चिल्लाया, ए लड़के, अब अंदर आ जाओ। अपने पिता की पुकार सुनकर विराट ने जल्दी से गुफा में प्रवेश किया। अपनी मां के साथ अपनी आसन्न मुलाकात के बारे में सोचकर, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, विराट प्रत्याशा, उत्तेजना और घबराहट से भर गया था। उसका दिल भावनाओं का एक मिश्रण था जिसे वर्णित करना कठिन था। आखिरकार उसने बचपन से अपनी मां को कभी नहीं देखा था और अनगिनत बार उनकी उपस्थिति की कल्पना की थी। अपनी जैविक मां को एक दिन देखने के लिए तरस रहा था। अब उसका लंबे समय से संजोया सपना आखिरकार सच होने वाला था। इस क्षण उसकी उत्तेजना, प्रत्याशा और घबराहट अकल्पनीय थी। यहां तक कि आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले विराट के कदम भी थोड़े लड़खड़ा गए। विराट ने सावधानी से गुफा में प्रवेश किया और मीरा के सामने आया। अपने सामने सौम्य, गरिमामय और उत्कृष्ट रूप से सुंदर सफेद वस्त्रधारी महिला को देखकर विराट क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। इस सफेद वस्त्रधारी महिला की छवि उसकी मां की उस छवि से बिल्कुल मेल खाती थी जिसकी उसने अनगिनत बार कल्पना की थी। उस रक्त संबंध को महसूस करते हुए विराट के दिल को जैसे अपना घर मिल गया। बेटा, तुम मेरे बेटे हो? अपने सामने नीले वस्त्र वाले युवक को देखकर मीरा भावनाओं से भर गई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और धीरे से विराट के चेहरे को सहलाया, यह सोचते हुए कि जब वे वर्षों पहले अलग हुए थे, उसका बेटा अभी भी एक शिशु था और अब ऐसा लग रहा था जैसे कल ही वह इतना बड़ा हो गया था। इतने साल बीत चुके थे और उसने अंततः उस बेटे को देखा जिसे उसने अनगिनत दिनों और रातों तक याद किया था। भावनाओं से अभिभूत मीरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मां! विराट ने धीरे से पुकारा, उसका दिल भावनाओं से धड़क रहा था। हां! मीरा ने पुकार सुनते ही तुरंत उत्तर दिया, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। इस लंबे समय से प्रतीक्षित पुकार को सुनकर मीरा की खुशी के आंसू फिर से बह निकले, क्योंकि उसने असीम खुशी के साथ कहा, मीरा, आज हम तीनों के पुनर्मिलन का एक दुर्लभ और अद्भुत दिन है। तुम क्यों रो रही हो? सूर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इतनी खुश हूं कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं। तुम क्या जानो? मीरा ने अपने आंसू पोंछे और बोलते समय उसकी ओर देखा। वैसे मेरे पिता अचानक इतने दयालु क्यों हो गए कि उन्होंने तुम सबको आज मुझसे मिलने दिया? मीरा ने पूछा। उसकी भावनाएं थोड़ी शांत हो गईं। हाँ, उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह केवल इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे पिता हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा मैं उनसे भी निपट लेता। सूर्यवीर ने बोलते समय नाक सिकोड़ी। मां, यह इसलिए नहीं है क्योंकि जयपाल परिवार का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया। हम लड़कर अंदर आए हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। सूर्यवीर और विराट के शब्द सुनकर मीरा ने अचानक देखा कि सूर्यवीर पहले से ही एक मध्यचरण दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था। पहले उसने अपनी उत्तेजना के कारण सूर्यवीर के साधना स्तर पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसे एहसास हुआ कि सूर्यवीर की साधना पहले से ही दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में थी, तो वह सदमे और खुशी से चिल्ला पड़ी, सूर्यवीर, तुमने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में कब सफलता प्राप्त की?
वह और सूर्यवीर 100 साल से भी कम समय के लिए अलग हुए थे। फिर भी सूर्यवीर ने पहले ही आरोहण लोक के शिखर से दिव्य विकास लोक के मध्य चरण तक सफलता प्राप्त कर ली थी। इतनी तेज साधना गति बस अविश्वसनीय थी। मैंने हाल ही में सफलता प्राप्त की है, सूर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही मैंने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में सफलता प्राप्त की, मैं तुम्हें लेने के लिए तुरंत आ गया। तुम्हारी साधना की प्रगति इतनी तेज है, यह अविश्वसनीय है। मीरा का चेहरा विस्मय से भरा था। उसने सूर्यवीर की ओर देखा और पूछा, सूर्यवीर, तुम्हें इन सभी वर्षों में किस तरह का महान अवसर मिला है? मेरी प्रतिभा शानदार है और मेरी समझ बेजोड़ है। मुझे किसी महान अवसर की आवश्यकता क्यों होगी? यह थोड़ा सुधार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सूर्यवीर ने अपना हाथ लहराया और अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा। सूर्यवीर के शब्द सुनकर विराट उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की चमड़ी इतनी मोटी थी और उन्हें डींग मारने से पहले सोचने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, बस डींग मार रहे हो। मैं तुम्हारी क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना, नहीं कर सकता था। सूर्यवीर की इसे हासिल करने की क्षमता निश्चित रूप से किसी बड़ी किस्मत से उपजी होगी। हालांकि अगर सूर्यवीर इस रहस्य को उजागर नहीं करना चाहता था, तो वह उसे मजबूर नहीं करेगी। अपनी पत्नी द्वारा इतनी स्पष्ट रूप से उजागर किए जाने पर सूर्यवीर भी अपनी मोटी चमड़ी के साथ शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन उसने अपनी पत्नी पर भड़कने की हिम्मत नहीं की। बगल में विराट की ओर देखने के लिए मुड़ा, केवल विराट को गुप्त रूप से हंसते हुए पा। हे लड़के, तुम किस बात पर हंस रहे हो? सूर्यवीर ने गुस्से में कहा। विराट के सिर पर थप्पड़ मारा। विराट को अपने पिता के थप्पड़ से बहुत अन्याय महसूस हुआ। क्या वह हंस भी नहीं सकता था? हालांकि इससे पहले कि वह विरोध भी कर पाता, मीरा ने सूर्यवीर को घूरा और गुस्से में चिल्लाई, सूर्यवीर, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे को बिना किसी कारण के क्यों मार रहे हो? मीरा का गुस्सा देखकर सूर्यवीर ने जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मीरा, मैं बस इस लड़के के साथ मजाक कर रहा था। हाँ, यह मजाक है या नहीं, यह कहना मुश्किल है, मीरा ने कड़ाई से कहा। फिर वह विराट की ओर मुड़ी, उसका हाथ थाम लिया और कहा, विराट, डरो मत। तुम्हारी मां यहां है, उससे मत डरो। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पिता अक्सर तुम्हें परेशान करते हैं? मीरा, तुम क्या कह रही हो? क्या मैं एक पिता के रूप में अपने ही बेटे को बिना किसी कारण के परेशान करूंगा? सूर्यवीर ने जल्दी से प्रतिवाद किया। अपने आम तौर पर दबंग पिता को अपनी मां के प्रति इतना विनम्र देखकर विराट को गुप्त संतुष्टि की लहर महसूस हुई। तो उसके पिता वास्तव में अपनी पत्नी से डरते थे। ऐसा लगता है कि उसकी मां के समर्थन के साथ उसे अब बात बात पर पिटने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इन सभी वर्षों में अपने बेटे के बगल में विराट की ओर देखने के लिए मुड़ा, केवल विराट को गुप्त रूप से हंसते हुए पा। हे लड़के, तुम किस बात पर हंस रहे हो? सूर्यवीर ने गुस्से में कहा। विराट के सिर पर थप्पड़ मारा। विराट को अपने पिता के थप्पड़ से बहुत अन्याय महसूस हुआ। क्या वह हंस भी नहीं सकता था? हालांकि इससे पहले कि वह विरोध भी कर पाता, मीरा ने सूर्यवीर को घूरा और गुस्से में चिल्लाई, सूर्यवीर, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे को बिना किसी कारण के क्यों मार रहे हो? मीरा का गुस्सा देखकर सूर्यवीर ने जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मीरा, मैं बस इस लड़के के साथ मजाक कर रहा था। हाँ, यह मजाक है या नहीं, यह कहना मुश्किल है, मीरा ने कड़ाई से कहा। फिर वह विराट की ओर मुड़ी, उसका हाथ थाम लिया और कहा, विराट, डरो मत। तुम्हारी मां यहां है, उससे मत डरो। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पिता अक्सर तुम्हें परेशान करते हैं? मीरा, तुम क्या कह रही हो? क्या मैं एक पिता के रूप में अपने ही बेटे को बिना किसी कारण के परेशान करूंगा? सूर्यवीर ने जल्दी से प्रतिवाद किया। अपने बंग पिता को अपनी मां के प्रति इतना विनम्र देखकर विराट को गुप्त संतुष्टि की लहर महसूस हुई। तो उसके पिता वास्तव में अपनी पत्नी से डरते थे। ऐसा लगता है कि उसकी मां के समर्थन के साथ उसे अब बात बात पर पिटने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इन सभी वर्षों में अपने बेटे के पास नहीं रही। कौन जानता है कि तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? मीरा ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में नाक सिकोड़ी। खैर, मीरा, चलो जल्दी घर चलते हैं, देर हो रही है। सूर्यवीर को डर था कि विराट अपनी मां को बता देगा कि वह उसे कैसे पीटता था, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। एक दुर्लभ मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के रूप में उसकी वर्तमान स्थिति से मूर्ख मत बनो। क्या अपनी आपने पत्नी के सामने वह अभी भी कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। मां, चलो पहले घर चलते हैं, हम घर पहुंचकर दूसरी बातों पर बात कर सकते हैं। विराट ने जल्दी से हामी भरी। फिलहाल उसे अपने पिता का सम्मान रखना था, लेकिन अगर उन्होंने फिर से उसके प्रति अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत की, तो वह अपनी मां को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देगा। अपने बेटे के शब्द सुनकर मीरा की अभिव्यक्ति तुरंत नरम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो पहले घर चलते हैं। सूर्यवीर और मीरा एक दूसरे के बगल में गुफा के बाहर की ओर चले, जबकि विराट समझदारी से पीछे रह गया, उनके पीछे पीछे चल रहा था। गुफा के ठीक बाहर मीरा ने दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका को अपना इंतजार करते देखा। दीदी! महारानी रेणुका की आंखें मीरा को देखते ही तुरंत लाल हो गईं। वह और मीरा बहनों की तरह थीं।
उनका बंधन गहरा था। सूर्यवीर से मिलने से पहले ही उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। रेणुका। मीरा भी महारानी रेणुका को देखकर उतनी ही खुश थी। दीदी। महारानी रेणुका, जिनकी आंखें लाल थीं, मीरा की बाहों में गिर गईं, उसे कसकर गले लगाया, उनके चेहरे से आंसू बह निकले। इस क्षण उसे लगा जैसे उसे अपना सहारा मिल गया है। अपने पूर्व गुरु के अलावा केवल मीरा ही उसे इतना बड़ा भावनात्मक सहारा दे सकती थी। रेणुका। मीरा ने भी महारानी रेणुका को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह और रेणुका हर सुख दुख में दोस्त बन गई थीं। वर्षों पहले जब वह जयपाल परिवार से भागी थी और बिना किसी उद्देश्य के भटक रही थी, रेणुका उसकी पहली सच्ची दोस्त थी। महारानी रेणुका के साथ उसका बंधन सूर्यवीर के साथ उसके बंधन से कम मजबूत नहीं था। एकमात्र अंतर यह था कि एक बहन का स्नेह था और दूसरा वैवाहिक स्नेह था। इसके अलावा वह रेणुका के साथ दोस्ती करने के बहुत बाद एक यात्रा के दौरान सूर्यवीर से मिली थी। उसने सूर्यवीर की तुलना में रेणुका के साथ कहीं अधिक समय बिताया था। उन दोनों को कसकर गले मिलते देख विराट ने मन ही मन सोचा, भविष्य में इस मौसी रेणुका को उकसाने से बचना ही सबसे अच्छा है। न केवल उनके पास उसके पिता का समर्थन था, बल्कि अब उनके पास उसकी मां का भी समर्थन था। अगर उसने उन्हें नाराज किया तो संभवतः उसे न केवल उनसे बल्कि अपने माता पिता से भी मार पड़ेगी। मीरा और दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल दिया। फिर दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने अपने आंसू पोंछे और खुशी से मीरा के साथ उसकी बगल में चली गई। यह देखकर सूर्यवीर ने भी समझदारी से एक कदम पीछे हट लिया और दोनों के पीछे हो लिया। रेणुका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने भी दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसा लगता है कि हम तीनों में मेरी मार्शल आर्ट प्रतिभा अभी भी सबसे खराब है। मीरा ने चलते हुए आह भरकर कहा। अपनी दशकों की कैद के दौरान जब वह अंततः बाहर निकली तो उसने पाया कि सब कुछ बदल गया था। समय की छोटी अवधि एक जीवनकाल पहले की तरह महसूस हुई। उसका पति सूर्यवीर एक मध्यचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ बन गया था, जो उसके पिता प्रमुख जयपाल से भी अधिक शक्तिशाली था। और उसकी सबसे अच्छी दोस्त महारानी रेणुका ने भी दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त कर ली थी। बेशक जबकि मीरा मिलीजुली भावनाओं से भरी थी, वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त की सफलता के लिए वास्तव में खुश थी। दीदी, दिव्य विकास लोक में मेरी सफलता मेरी असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा के कारण नहीं थी, बल्कि विराट द्वारा प्रदान किए गए अविश्वसनीय रूप से अद्भुत साधना संसाधनों के कारण थी। महारानी रेणुका ने कहा। न केवल मैं, बल्कि हमारे दिव्य पवन महल के सभी 20 योद्धाओं ने अब दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त कर ली है। यह सब विराट के उन संसाधनों के कारण है। क्या तुम्हारे दिव्य पवन महल में पहले से ही 20 योद्धा हैं जिन्होंने दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त कर ली है? यह सुनकर मीरा बहुत हैरान हुई। यह सही है, महारानी रेणुका ने सिर हिलाया। यह सुनकर मीरा सदमे से अवाक रह गई। 20 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, इतनी बड़ी संख्या, यह पूरे जयपाल परिवार के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों से अधिक था। सिर्फ कुछ दशकों में दिव्य पवन महल 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक ने वास्तव में ताकत के मामले में 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक जयपाल परिवार को पीछे छोड़ दिया था। अगर उसने इसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से नहीं सुना होता तो मीरा इस पर कभी विश्वास नहीं करती। लंबी चुप्पी के बाद मीरा को होश आया और उसने महारानी रेणुका की ओर देखा। पूछा, रेणुका, क्या तुम कह रही हो कि तुम और दिव्य पवन महल इतनी तेजी से विकसित होने में सक्षम थे क्योंकि विराट के कारण? हाँ हाँ, न केवल मैं और दिव्य पवन महल, बल्कि भाई सूर्यवीर भी। वह इतनी जल्दी दिव्य विकास लोक के मध्य चरण तक साधना करने में सक्षम थे, यह भी विराट द्वारा प्रदान किए गए साधना संसाधनों के कारण है। महारानी रेणुका ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, चिंता मत करो। जब तक तुम प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के कुछ कद्दू पीती हो, तुम भी बहुत जल्दी दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगी। महारानी रेणुका के शब्द सुनकर मीरा अपने सिर को घुमाने और सूर्यवीर को तिरछी नजर से घूरने से नहीं रोक सकी। यह आदमी तो वह अपने बेटे के कारण इतनी जल्दी दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में सफलता प्राप्त करने में सक्षम था। उसे अभी भी उससे डींग मारने की हिम्मत है कि यह उसकी अद्वितीय प्रतिभा के कारण था कि उसने इतनी जल्दी साधना की। जब हम वापस आएंगे तो मुझे उसके साथ हिसाब बराबर करना होगा। उनकी बातचीत सुनकर सूर्यवीर अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अगर यह उसका बेटा विराट उसकी पत्नी से शिकायत कर रहा होता तो वह अभी भी अपने पिता के अधिकार को बनाए रख सकता था और उसे चेतावनी दे सकता था, लेकिन चूंकि यह रेणुका थी, वह असहाय था। विराट, यहां क्या हो रहा है? मुझे विस्तार से बताओ। मीरा अपने बेटे की ओर मुड़ी और कहा। वह खुद को अपने बेटे को समझने में असमर्थ पा रही थी। शुरू में वह उसे 100 साल से भी कम समय में महान क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचते देखकर बहुत खुश थी। उसे एक दुर्लभ मार्शल आर्ट विलक्षण मान रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके बेटे का रहस्य उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। यहां तक कि सूर्यवीर का दिव्य विकास लोक के मध्य चरण तक पहुंचना उसके बेटे से संबंधित था। इसके अलावा यह देखते हुए कि दिव्य पवन महल ने इतने कम समय में 20 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को तैयार किया था, ऐसा लग रहा था कि उसके बेटे के पास दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता थी। यह क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक थी। मां, इन चीजों को कम समय में समझाया नहीं जा सकता। एक बार जब हम वापस आ जाएंगे तो आप स्वाभाविक रूप से और समझेंगे, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। विराट के शब्द सुनकर मीरा केवल सहमति में सिर हिला सकती थी। अपने पति, बेटे और सबसे अच्छी दोस्त के साथ मीरा जयपाल परिवार के क्षेत्र के बाहर की ओर उड़ी। जयपाल परिवार के क्षेत्र के बाहर आकाश में उसने तलवार संप्रदाय, दिव्य पवन महल और कनिष्क संघ के कुल 30 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को देखा। इस दृश्य को देखकर मीरा एक बार फिर बहुत हैरान हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि जयपाल परिवार ने इस बार इतनी आसानी से सूर्यवीर को उसे उस गुफा से बाहर ले जाने दिया।
इतनी शक्तिशाली सेना का सामना करते हुए यदि जयपाल परिवार नष्ट नहीं होना चाहता था तो उनके पास सूर्यवीर की मांगों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन पिछले कुछ दशकों में वास्तव में क्या हुआ था? उसके पति और बेटे ने वास्तव में इतनी शक्तिशाली सेना विकसित कर ली और आते देखा। मीरा ने अपने पिता ने अपने दूसरे चाचा एल्डर योगेश्वर को प्रणाम किया और पुकारा, दूसरे चाचा। मीरा, तुम्हारे परिवार के पुनर्मिलन पर बधाई। एल्डर योगेश्वर ने मुस्कुराते हुए बधाई दी। धन्यवाद दूसरे चाचा। मीरा ने फिर से सिर झुकाया। सूर्यवीर, मीरा के साथ अच्छा व्यवहार करना, अन्यथा अगर मुझे पता चला कि मीरा के साथ गलत किया गया है तो भले ही तुम अब मुझसे ज्यादा मजबूत हो, मैं फिर भी तुम्हारे पीछे आऊंगा। एल्डर योगेश्वर सूर्यवीर की ओर मुड़े और कहा, चिंता मत कीजिए एल्डर योगेश्वर, मैं करूंगा। सूर्यवीर ने सिर झुकाया और कहा। वह एल्डर योगेश्वर का बहुत सम्मान करता था। आखिरकार वह न केवल मीरा के दूसरे चाचा थे बल्कि एल्डर योगेश्वर ने उनके रिश्ते में भी बहुत मदद की थी। जब जयपाल और ठाकुर परिवारों ने उन्हें मारने के लिए लोगों को भेजा था तो यह एल्डर योगेश्वर ही थे जिन्होंने तेजस जयपाल को उन्हें पहले से चेतावनी देने के लिए भेजा था, जिससे उन्हें तैयारी करने का मौका मिला। इसलिए सूर्यवीर हमेशा एल्डर योगेश्वर का आभारी था। दूसरे चाचा, मैं जा रही हूं। मीरा ने एल्डर योगेश्वर को प्रणाम किया और अलविदा कहा। ठीक है, सुरक्षित यात्रा हो। एल्डर योगेश्वर ने हाथ हिलाया और कहा। एल्डर योगेश्वर को विदा करने के बाद मीरा ने अपने पिता प्रमुख जयपाल पर एक नजर डाली और पीछे मुड़कर देखे बिना चली गई। मीरा और सूर्यवीर और अन्य लोगों की प्रस्थान करने वाली आकृतियों को देखते हुए एल्डर योगेश्वर की आंखों में एक जटिल भाव चमक उठा। बड़े भाई, क्या आप मीरा और अन्य लोगों को सच बताने की योजना नहीं बना रहे हैं? एल्डर योगेश्वर अपने भाई प्रमुख जयपाल की ओर मुड़े और पूछा। वह और प्रमुख जयपाल एक ही मां के भाई थे और स्वाभाविक रूप से वह अपने भाई को अपनी बेटी और दामाद के सामने इतना शर्मिंदा नहीं देखना चाहते थे। इन वर्षों में उन्होंने वह सब कुछ देखा था जो प्रमुख जयपाल ने गुप्त रूप से मीरा के लिए किया था। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि प्रमुख जयपाल मीरा की स्थिति में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे, लेकिन जयपाल परिवार के मुखिया के रूप में और पहले एल्डर महेंद्र द्वारा नियंत्रित होने के कारण वह खुले तौर पर कई चीजें नहीं कर सकते थे। जिस कारण मीरा उस समय जयपाल परिवार से भागने में सक्षम थी वह इसलिए था क्योंकि प्रमुख जयपाल ने गुप्त रूप से उसकी मदद की थी। अन्यथा उस समय मीरा की ताकत के साथ वह पहले एल्डर महेंद्र की नजरों से कैसे बच सकती थी? जब सूर्यवीर का पीछा जयपाल और ठाकुर परिवारों के योद्धाओं की संयुक्त सेना द्वारा किया जा रहा था, प्रमुख जयपाल ने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, सूर्यवीर पर हमला करने का इरादा किया। जबकि तौर पर वह सूर्यवीर को निशाना बना रहे थे, वास्तव में वह इस बहाने का उपयोग दिवाकर को हस्तक्षेप करने का बहाना देने के लिए कर रहे थे। आखिरकार जब जयपाल और ठाकुर परिवारों ने सूर्यवीर का शिकार करने के लिए दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं को लामबंद किया तो दिवाकर आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से सूर्यवीर और जयपाल और ठाकुर परिवारों के बीच एक व्यक्तिगत झगड़ा था। हालांकि जब प्रमुख जयपाल ने हस्तक्षेप किया तो स्थिति काफी बदल गई, क्योंकि प्रमुख जयपाल दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। प्रमुख जयपाल एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए दांव संघ के दांव पुत्र सूर्यवीर पर हमला करना स्पष्ट रूप से कमजोर को धमकाने का कार्य था। इसलिए दिवाकर तुरंत अपने दिव्य चेतना अवतार के साथ नीचे उतरे, प्रमुख जयपाल को रोका और मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इसका बहाने के रूप में उपयोग किया। यह ठीक दिवाकर के हस्तक्षेप के कारण था कि सूर्यवीर अंततः मौत से बच गया, अन्यथा सूर्यवीर की शुरुआती ताकत को देखते हुए ठाकुर और जयपाल परिवारों के इतने सारे विशेषज्ञों की खोज से बचना बेहद मुश्किल होता। मीरा के पकड़े जाने के बाद एल्डर महेंद्र और उसके साथियों ने उसे कड़ी सजा देने का इरादा किया, यहां तक कि पारिवारिक कानून को बनाए रखने के लिए उसे मृत्युदंड भी देना चाहा। अंत में यह प्रमुख जयपाल ही थे जिन्होंने मीरा को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और उसके जीवन के बदले में जयपाल परिवार के सुरक्षात्मक व्यूह के नियंत्रण केंद्र का आदान प्रदान किया। यह कहा जा सकता है कि प्रमुख जयपाल ने मीरा और सूर्यवीर के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ किया था। हालांकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बावजूद प्रमुख जयपाल ने कभी मीरा से इसका उल्लेख नहीं किया। इसलिए मीरा हमेशा मानती रही कि उसके पिता हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उसकी मदद करने में असफल रहे, और इस प्रकार सच्चाई से अनजान उसने प्रमुख जयपाल के प्रति गहरा असंतोष पाल लिया। भूल जाओ, कहने के लिए क्या है, जब तक मीरा खुश है बस यही मायने रखता है। प्रमुख जयपाल ने अपना हाथ लापरवाही से लहराया। इसके अलावा उसके पिता के रूप में मैं अपनी बेटी की रक्षा करने में शक्तिहीन था, इसलिए यह, लेकिन आपके पास कई चीजें आपके नियंत्रण से बाहर थीं। आपने जो कुछ भी किया वह किया। एल्डर योगेश्वर मदद नहीं कर सके, लेकिन कहा। वह बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके बड़े भाई ने इन वर्षों में मीरा के लिए कितना सहा और कष्ट उठाया था। जयपाल परिवार के मुखिया के रूप में उन्हें एल्डर महेंद्र द्वारा अपमान सहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, तो तुम्हें क्यों होनी चाहिए? प्रमुख जयपाल ने उनकी ओर देखा और चिढ़कर कहा। यह ऐसा है जैसे सम्राट चिंतित नहीं है लेकिन मंत्री है। इसके साथ प्रमुख जयपाल ने एल्डर योगेश्वर को नजरअंदाज कर दिया और जयपाल परिवार के क्षेत्र में लौट आए। आज की घटना के बाद जयपाल परिवार में अभी भी कई चीजें थीं जिनसे उन्हें निपटने की जरूरत थी। वह बूढ़ा एल्डर महेंद्र सूर्यवीर से उस तलवार का वार लेने के बाद शायद ठीक होने में कम से कम कई साल लगाएगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्हें पूरे जयपाल परिवार को पूरी तरह से साफ करने की आवश्यकता थी। पहले अपनी बेटी के प्रभाव के कारण वह एल्डर महेंद्र को बहुत अधिक नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इस प्रकार काफी अपमान सहना पड़ा। लेकिन अब उनके पास कम बाधाएं थीं,
वे पारिवारिक एल्डर जो पहले एल्डर महेंद्र पर निर्भर थे, उनसे निपटा जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जहां तक कि क्या वे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे, प्रमुख जयपाल को अब कोई परवाह नहीं थी। दिव्य पवन महल से इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को उभरते देखने के बाद प्रमुख जयपाल को यकीन था कि सूर्यवीर और उसके बेटे के पास दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का कोई साधन है। जयपाल परिवार की इस आंतरिक सफाई के बाद भले ही कुछ दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ खो जाएं, वह बस एल्डर योगेश्वर से दक्षिणी महाद्वीप में अपनी बेटी से अपने परिवार का समर्थन करने के लिए विनती करवा सकते थे। यदि सूर्यवीर और उसका बेटा जयपाल परिवार के लिए कुछ संसाधन छोड़ने को तैयार होते, तो वे शायद जल्दी से बड़ी संख्या में दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का उत्पादन कर सकते थे। दिव्य पवन महल इतनी कमजोर नींव वाला संप्रदाय सूर्यवीर और उसके बेटे के समर्थन से केवल कुछ दशकों में तेजी से उठने में सक्षम था। उनके जयपाल परिवार की नींव दिव्य पवन महल की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। पर्याप्त संसाधनों के साथ जयपाल परिवार निश्चित रूप से दिव्य पवन महल की तुलना में और भी तेजी से विकसित होगा। जहां तक कि क्या उनकी बेटी मीरा अपने परिवार का समर्थन करेगी, प्रमुख जयपाल को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। वह अपनी बेटी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानता था। भले ही मीरा वर्तमान में उसके प्रति अमित्र लग रही हो, वह अभी भी उसका पिता था। थोड़ी देर बाद वह स्वाभाविक रूप से अपनी नाराजगी छोड़ देगी। एल्डर योगेश्वर ने अपने भाई की प्रस्थान करती आकृति को देखा और अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सके। लाचारी की भावना महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उसे दक्षिणी महाद्वीप जाने और मीरा को सच बताने का अवसर खोजना होगा। वह उन्हें हमेशा के लिए अलग होते नहीं देख सकता था। दक्षिणी महाद्वीप मीरा, सूर्यवीर और विराट के पीछे पीछे टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से तलवार संप्रदाय पहुंची। जब उसने अपने सामने बेहद समृद्ध दक्षिणी महाद्वीप देखा, तो मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह वह पौराणिक संसाधनों की कमी वाला दूरस्थ और वीरान जगह है? क्या दूरस्थ और वीरान जगह शब्द के बारे में कोई गलतफहमी है? दक्षिणी महाद्वीप की समृद्धि उसके जयपाल परिवार जैसे 3 प्राचीन कुलीन परिवारों से भी कहीं अधिक है। गगनचुंबी शहर, अनगिनत शक्तिशाली योद्धा और शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण पूरे दक्षिणी महाद्वीप को धरती पर स्वर्ग जैसा बनाते हैं। उसके दिमाग में सबसे सुंदर मार्शल आर्ट पवित्र भूमि ऐसी ही दिखनी चाहिए। जैसे जैसे वह दक्षिणी महाद्वीप में बसी और तलवार संप्रदाय के बारे में उसकी समझ गहरी हुई, वह और अधिक विस्मयकारी हो गई। खासकर जब विराट ने उसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में खींचा, तो मीरा सदमे से अवाक रह गई। अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी इतना अद्भुत और उन्नत जादुई खजाना नहीं देखा था, न ही इसके बारे में सुना था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके बेटे और पति ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी और इतनी शक्तिशाली सेना बनाई थी। पता चला कि उसके बेटे के पास ऐसा स्वर्ग को ललकारने वाला खजाना था। अनंत परम मीनार की अद्भुत और स्वर्ग विरोधी शक्ति को देखने के बाद मीरा अब तलवार संप्रदाय में होने वाली किसी भी बात से हैरान नहीं थी। आखिरकार उसके बेटे के पास अनंत परम मीनार जैसा सर्वोच्च खजाना था। तलवार संप्रदाय में जो हो सकता था, उसमें क्या आश्चर्यजनक था। अपने बेटे की जबरदस्त उपलब्धियों को देखकर मीरा खुशी और संतुष्टि से भर गई। उसके पास सूर्यवीर जैसा शूरवीर और धर्मी पति था, महारानी रेणुका जैसी अच्छी बहन थी और विराट जैसा अच्छा बेटा था। उसका जीवन पहले से ही पूरा था। उसकी कोई अन्य इच्छा नहीं थी। यह सुनकर कि मीरा दक्षिणी महाद्वीप लौट आई है, निहारिका, शुभांगी, चंपा, शालिनी, यामिनी, जनरल रिया और अन्य लोग अपना सम्मान देने आए। ये महिलाएं मीरा के सामने सभी अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी युवा पत्नियों की तरह व्यवहार करती थीं। जैसे कि उग्र बाघिनों का एक समूह तुरंत अविश्वसनीय रूप से विनम्र बिल्ली के बच्चों में बदल गया हो, प्रत्येक उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। यहां तक कि जनरल रिया, एक बर्फ की रानी, ने असामान्य रूप से एक सौम्य मुस्कान पहनी थी। एक ऐसा दृश्य जिसने विराट को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। यहां तक कि उसकी उपस्थिति में भी जनरल रिया ने कभी ऐसी कोमलता नहीं दिखाई थी। अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी बहुओं के इस समूह को देखकर मीरा खुशी से झूमने से नहीं रोक सकी। और जब उसने अपनी पोती वान्या को देखा, तो मीरा और भी खुश थी। दादी, वान्या ने एक अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी मुद्रा अपनाई, लगातार मीरा की खुशामद कर रही थी। अच्छी बच्ची, छोटी वान्या। मीरा ने हाथ बढ़ाया और उसके छोटे सिर को सहलाया, स्नेह से भरे चेहरे के साथ कहा। वान्या मीरा की बाहों में दुबक गई, बहुत खुश थी। अब उसके दादा के उसके समर्थन और उसकी दादी के समर्थन के साथ वह तलवार संप्रदाय में निडर हो सकती थी। यहां तक कि उसके पिता विराट भविष्य में उसे नियंत्रित करने में शक्तिहीन होंगे। उसने सुना था कि उसकी दादी जयपाल परिवार से आई थीं, जो 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि उसे जयपाल परिवार को अपने वान्या गठबंधन में शामिल करने का रास्ता खोजना होगा, जिससे यह और भी मजबूत हो सके। मीरा के दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद विराट ने बड़ी मात्रा में तीसरे संस्करण के नागदंत चावल, प्राचीन महाद्वीप का झरने का पानी, प्राचीन महाद्वीप की विशाल मछलियां और सभी प्रकार के दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाने बाहर निकाले और दक्षिणी महाद्वीप में एक भव्य दावत का क्या आप जानते हैं? आयोजन किया। जुबैदा ने भी लगन से काम किया, व्यक्तिगत रूप से कीमती गोलियों और प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के बैचों को परिष्कृत किया, जिन्हें दावत में व्यंजनों के रूप में परोसा गया। निहारिका, शुभांगी, शालिनी और यामिनी के विपरीत, जो मीरा को बहुओं के रूप में खुश करना चाहती थीं, उसे अभी भी मीरा को अपनी भावनाओं को दिखाने की आवश्यकता थी। यह दावत अंततः समाप्त होने से पहले पूरे 1 महीने तक चली।
मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठाकुर परिवार के निवास पर ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रमादित्य और युवा मालिक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप यह सुनकर क्रोधित थे कि सूर्यवीर मीरा को जयपाल परिवार से ले गया था। विशेष रूप से युवा मालिक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप, जिन्होंने खबर मिलते ही तुरंत अपने आवाज में तोड़फोड़ की। हालांकि वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह असहाय होकर क्रोधित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सूर्यवीर की ताकत अब उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। न केवल वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, बल्कि उसके पिता ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रमादित्य भी अब सूर्यवीर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अलावा तलवार संप्रदाय में न केवल सूर्यवीर एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में था, बल्कि बड़ी संख्या में दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ भी थे। तलवार संप्रदाय में दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संख्या ठाकुर परिवार के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संयुक्त संख्या से कहीं अधिक है। तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत को देखते हुए ठाकुर परिवार को आभारी होना चाहिए कि वे उन्हें परेशान नहीं करते। वे तलवार संप्रदाय और सूर्यवीर को उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तलवार संप्रदाय और सूर्यवीर की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि जयपाल परिवार भी भविष्य में ठाकुर परिवार से बचेगा। पहले ठाकुर परिवार का इरादा एल्डर महेंद्र के माध्यम से जयपाल परिवार को नियंत्रित करने का था, लेकिन अब सूर्यवीर और तलवार संप्रदाय के इतने शक्तिशाली होने के साथ प्रमुख जयपाल के पास इतना मजबूत समर्थन है और संभवतः अब वह ठाकुर परिवार से नहीं डरेंगे। पिताजी, हम दांव संघ के अध्यक्ष और संप्रदाय के साथ सेना में क्यों नहीं शामिल हो जाते? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने अपनी लाल आंखों के साथ ठाकुर विक्रमादित्य से कहा। पहले हालांकि ठाकुर परिवार और दांव संघ के अध्यक्ष और संप्रदाय को एक ही खेमे में माना जाता था, लेकिन ठाकुर परिवार 3 प्राचीन परिवारों में से एक के रूप में अभी भी उच्च स्तर का गौरव बनाए रखता था और पूरी तरह से दांव संघ के अध्यक्ष और संप्रदाय के साथ खुद को संरेखित नहीं करता था, बल्कि काफी स्वतंत्रता बनाए रखता था। आखिरकार ठाकुर परिवार की ताकत के साथ उन्हें किसी अन्य शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब सूर्यवीर और तलवार संप्रदाय द्वारा इस स्थिति में मजबूर किए जाने के बाद अकेला ठाकुर परिवार अब तलवार संप्रदाय का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। ठीक है, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के शब्द सुनकर ठाकुर विक्रमादित्य ने सिर हिलाया और कहा, अब जब तलवार संप्रदाय इतना शक्तिशाली था, तो ठाकुर परिवार केवल दांव संघ के अध्यक्ष और संप्रदाय के साथ सेना में शामिल होकर ही इससे निपट सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के ठाकुर विक्रमादित्य ने तुरंत स्थान को चीर दिया और तलवार संप्रदाय से निपटने के लिए सेना में शामिल होने पर चर्चा करने के लिए दांव संघ और संप्रदाय के वर्तमान नेता एल्डर चंदिका को खोजने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतार को दांव संघ मुख्यालय भेजा। दक्षिणी महाद्वीप, जबकि सूर्यवीर, मीरा, महारानी रेणुका, विराट, यामिनी, चंपा और वान्या का परिवार एक रात्रि भोज पार्टी कर रहा था, दक्षिणी महाद्वीप के आकाश में अचानक एक स्थानिक दरार खुल गई और दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार स्थानिक दरार से बाहर निकल आया। दक्षिणी महाद्वीप में पहुंचने पर दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार चमका और विराट के निवास पर दिखाई दिया। अध्यक्ष दिवाकर, क्या दुर्लभ मेहमान हैं? आज आपको यहां क्या लाया है, सम्मानित अतिथि? दिवाकर के आगमन को देखकर सूर्यवीर, मीरा और अन्य लोग उनका स्वागत करने के लिए उठे। इतने सारे लोगों के सामने दिवाकर के लिए सूर्यवीर का संबोधन बहुत अधिक विनम्र था। अब उन्हें हर समय बूढ़ा दिवाकर नहीं कह रहा था। आखिरकार दूसरों के सामने किसी को बूढ़े दिवाकर को थोड़ा सम्मान देना पड़ता था। सूर्यवीर, मुझे आशा है कि मैंने तुम्हारे परिवार के पुनर्मिलन में बाधा नहीं डाली है। दिवाकर ने चल रही दावत पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं अध्यक्ष दिवाकर, आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी भी समय अध्यक्ष दिवाकर जैसे सम्मानित अतिथि का स्वागत करता हूं। सूर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। अगर मैंने आपके परिवार के पुनर्मिलन में बाधा डाली होती तो मुझे बहुत खेद होता। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्यक्ष दिवाकर, इस क्षण मीरा ने भी आगे बढ़कर दिवाकर को प्रणाम किया। श्रीमती मीरा, दिवाकर ने उसका विनम्रता से स्वागत किया। पहले वह अभी भी मीरा को वरिष्ठता के कारण छोटी मीरा के रूप में संबोधित कर सकते थे, लेकिन अब सूर्यवीर उनके बराबर का एक पावर हाउस था और मीरा का बेटा विराट भी मनुष्यों के बीच काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली था। वह अब उसे पहले की तरह संबोधित नहीं कर सकते थे। आओ आओ अध्यक्ष दिवाकर, कृपया बैठिए। सूर्यवीर ने दिवाकर को दावत के लिए आमंत्रित किया। दिवाकर के आगमन पर सोनाली ने जल्दी से एक नई कुर्सी की व्यवस्था की। दिवाकर ने सूर्यवीर के साथ औपचारिकता नहीं निभाई और अतिथि सीट पर बैठ गए। उन्होंने बढ़िया वाइन और व्यंजनों, साथ ही दावत की मेज पर कई दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजानों पर एक नजर डाली और ईर्ष्या महसूस करने से नहीं रोक सके। ये दुर्लभ प्राकृतिक खजाने उनके स्तर के एक पावर हाउस के लिए भी काफी मददगार होंगे। यह अफसोस की बात थी कि यह उनका खजाने उसके स्तर के एक शक्तिशाली योद्धा के लिए भी काफी मददगार साबित हो सकते थे। अफसोस की बात यह थी कि यह उसका असली शरीर नहीं था जो यहां आया था, अन्यथा वह इस दावत का भरपूर आनंद ले सकता था। हालांकि यद्यपि उसका निर्मल अवतार भोजन नहीं कर सकता था, लेकिन वह प्राचीन दिव्यधारा मदिरा पीने का आनंद खुलकर ले सकता था। अध्यक्ष दिवाकर, आज मेरे इस विनम्र निवास पर आने का क्या कारण है? मेहमानों और मेजबानों के बैठने के बाद सूर्यवीर ने दिवाकर से पूछा। वह अच्छी तरह जानता था कि हाल ही में दिवाकर ने दानव जाति पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया था। वह यह भी जानता था कि दिवाकर की ये गतिविधियां वास्तव में मीरा को जयपाल परिवार में वापस लाने के उनके मिशन के साथ समन्वय में थीं। इसलिए सूर्यवीर दिवाकर का बहुत आभारी था। ओह, बात ऐसी है। पिछली बार हमने आपके बेटे से जो रसद खरीदी थी वह लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं इस बार उसके साथ एक और सौदा करने आया हूं। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछली बार उन्होंने विराट से बड़ी मात्रा में नागदंत चावल और विभिन्न गोलियां खरीदने के लिए
200 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए थे। किलोहों ने सीमा पर युद्धों में जबरदस्त भूमिका निभाई थी। यह उन आपूर्तियों के कारण ही था कि मानव सैनिक दानव सेना के खिलाफ युद्ध का रुख पलटने और उनके आक्रमण को पीछे धकेलने में सक्षम हुए थे। लगातार युद्धों के बाद वह रसद लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसलिए उनके पास विराट से नई खेप खरीदने के लिए फिर से दक्षिणी महाद्वीप आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं सोच रहा हूं कि अध्यक्ष दिवाकर इस बार कितनी खरीदारी करने का इरादा रखते हैं। दिवाकर की बातें सुनकर विराट तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। अब तक उसने जो सबसे बड़ा सौदा किया था वह समय था जब दिवाकर ने रसद खरीदने के लिए 200 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले थे। बेशक इसमें शून्य समाधि महाद्वीप पर गिरीश के साथ किया गया सौदा शामिल नहीं था। मूल्य के मामले में गिरीश के साथ किया गया सौदा दिवाकर की पेशकश से कहीं आगे था। हालांकि जब गिरीश ने उसके साथ सौदा किया तो उसने जन्मजात दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया था, न कि 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का। तलवार संप्रदाय के लिए वर्तमान में 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर अभी भी अधिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि तलवार संप्रदाय हर दिन भारी मात्रा में 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की खपत करता था। चाहे वह ताबीज बनाना हो और व्यूह रचनाएं स्थापित करना हो, गोलियां बनाना और हथियार तैयार करना हो, या तलवार संप्रदाय के विभिन्न टेलीपोर्टेशन व्यूहों के संचालन को बनाए रखना हो, इन सभी के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती थी। विराट ने कभी नहीं सोचा था कि वह बहुत अधिक आध्यात्मिक पत्थर कमा सकता है। मैं इस बार 500 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लाया हूं। युवा मास्टर विराट, आप इसके बदले कितना सामान दे सकते हैं? दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि दाव संघ के युद्ध समर्थक गुट की ताकत काफी बढ़ गई थी, इसलिए दिवाकर का आत्मविश्वास भी काफी करोड़ों में पहुंच चुके थे। इसके अलावा उसने युद्ध समर्थक और शांति समर्थक गुटों के बीच का गठबंधन लगभग पूरी तरह से टूट चुका था। इसके अलावा अधिकांश शांति समर्थक सदस्य अब दाव संघ मुख्यालय में वापस चले गए थे और दिवाकर को अब उन आत्मसमर्पण गुट के सदस्यों से दानवों के खिलाफ लड़ने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसे अब आत्मसमर्पण गुट की सनक पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी और दाव संघ के संसाधनों को आवंटित करने में उसे बहुत अधिक स्वतंत्रता थी। पिछली बार विराट से आपूर्ति खरीदने के लिए दाव संघ के खजाने से 200 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकालने की कोशिश में वह लगभग थक गया था और उन आत्मसमर्पण गुट के बदमाशों के सहमत होने से पहले उसे मुनाफे की एक महत्वपूर्ण राशि छोड़नी पड़ी थी। लेकिन इस बार दाव संघ के खजाने से 500 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकालने के लिए उसे उन आत्मसमर्पण गुट के कचरे की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। उसने बस उन्हें ले लिया। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वे सीमा पर आएं और उससे लड़ें। 500 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। दिवाकर की बातें सुनकर विराट की आंखें तुरंत चमक उठीं। आइए आइए अध्यक्ष दिवाकर, पहले एक जाम पीते हैं। विराट ने तुरंत अपना शराब का प्याला उठाया, दिवाकर के पास गया और उनके साथ जाम टकराया। यह देखकर सूर्यवीर को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुए बिना न रह सका। यह लड़का क्या सच में पैसे का इतना लालची है? दिवाकर द्वारा यह 500 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकालने से पहले और उनके निकालने के बाद यह लड़का पूरी तरह से दो अलग अलग इंसान लग रहा था। बदलाव बहुत ही स्पष्ट था। सूर्यवीर मूल रूप से दावत के बाद विराट को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर मीरा पर पड़ी जो अपने बेटे को देखकर कोमलता से मुस्कुरा रही थी, तो सूर्यवीर तुरंत डर गया। उसे तब याद आया कि अब हालात पहले से अलग थे। पहले वह जब चाहे विराट को पीट सकता था बिना किसी कारण के भी, लेकिन अब जब उसकी पत्नी उसके पास वापस आ गई थी तो वह इतनी लापरवाही से काम नहीं कर सकता था। मीरा के अपने बेटे के प्रति लाड़ प्यार को देखते हुए अगर उसने विराट को हाथ भी लगाया तो वह शायद उससे जान पर खेलकर लड़ जाएगी। मीरा के दक्षिणी महाद्वीप में लौटने के बाद से 1 महीने में विराट को एक भी फटकार लगाने पर उसे मीरा से डांट खानी पड़ती थी और वह लड़का अपनी मां का समर्थन पाकर बहुत ज्यादा ढीठ हो गया था। यह सोचते हुए सूर्यवीर मन ही मन आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। परिवार में उसका दर्जा बहुत गिर गया था। कई बार वह अपनी हिम्मत जुटाना चाहता था और एक पति के रूप में अपना अधिकार जताना चाहता था, लेकिन मीरा की एक ही नजर उसे डराने के लिए काफी थी। इस बीच विराट और दिवाकर खुशी खुशी बातें कर रहे थे। इस बार विराट ने दिवाकर को विभिन्न आपूर्तियों के लिए जो कीमतें बेचीं वे पिछली बार की तरह ही थीं। तलवार संप्रदाय की आंतरिक विनिमय दरें, जैसे कि नागदंत चावल का पहला संस्करण, विराट ने इसे दिवाकर को एक 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रति किलो के हिसाब से बेचा। हालांकि जिस कीमत पर उसने इसे गिरीश और अन्य लोगों को बेचा था वह 109वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रति किलो थी, 100 गुना अधिक। अन्य गोलियां जैसे नवजीवन संजीवनी गोली, अंग पुनर्निर्माण गोली, ऊर्जा वापसी गोली और प्राचीन चिन्ह गोली भी दिवाकर को तलवार संप्रदाय की बाहरी बिक्री मूल्य के केवल 1% पर बेची गईं। विराट को इतनी अनुकूल कीमत की पेशकश करते देख दिवाकर ने तुरंत उस पर प्रशंसा की बौछार कर दी, यह कामना करते हुए कि वह विराट को स्वर्ग और पृथ्वी में अद्वितीय बता सके। उसने विराट पर हर उस संभावित तारीफ की बौछार कर दी जिसके बारे में वह सोच सकता था। उदारता, वीरता, धार्मिकता, नेक चरित्र और ईमानदारी। सूर्यवीर यह सब देखकर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। लानत है, वह बूढ़ा दिवाकर बेशर्म है। आप दाव संघ के उपाध्यक्ष हैं और उस पर भी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ। क्या आपको वास्तव में इस तरह डींगे हाँकने की जरूरत है? इसके अलावा भले ही आप डींगे हाँकने जा रहे हों, आपको कम से कम मेरे लिए भी तो कुछ अच्छी बातें कहनी चाहिए। आप बस उस लड़के की तारीफ करते हैं, इससे मेरा सम्मान कहां रह जाता है? सूर्यवीर इतना हताश था कि वह केवल अकेले ही शराब पी सकता था। दावत के बाद विराट और दिवाकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर निकले। दोनों काफी नशे में थे और एक दूसरे को भाई कहने लगे थे। विराट वास्तव में कुछ खास है,
वह अध्यक्ष दिवाकर जैसे बड़े व्यक्ति को भी अपना भाई कह सकता है। मीरा ने खुशी और आश्चर्य दोनों के साथ कहा। एक मां के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बेहद गर्व और खुश थी कि उसका बेटा इतना सफल था। हे, बूढ़ा दिवाकर और वह लड़का एक दूसरे को भाई कह रहे हैं, तो क्या उसे मुझे भी चाचा नहीं कहना चाहिए? मीरा की बातें सुनकर सूर्यवीर ने ठंडेपन से हंसे। सूर्यवीर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अध्यक्ष दिवाकर आखिरकार दांव संघ के उपाध्यक्ष हैं, तुम उनके प्रति इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? मीरा ने उसे घूरते हुए छिड़कर कहा। मीरा की बातें सुनकर सूर्यवीर की आत्मसंतुष्ट मुस्कान जम गई। लानत है, वह बच्चा बूढ़े दिवाकर को भाई कह रहा था और तुमने यह नहीं कहा कि वह असभ्य था। तुमने उसे सफल होने के लिए सराहा भी। जब बात मेरी आती है तो यह बूढ़े दिवाकर के प्रति असभ्य कैसे माना जाता है? सूर्यवीर इस बारे में मीरा से गंभीर बात करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वह तुरंत डर गया। बहस में वह मीरा के खिलाफ कभी नहीं जीत सकता था। हर बहस उसके लिए पूर्ण हार में समाप्त होती थी। समय के साथ सूर्यवीर ने अपनी पत्नी के साथ बहस करने की हिम्मत खो दी। बेशक मीरा ने दूसरों के सामने उससे कभी बहस नहीं की, हमेशा उसके सम्मान और गरिमा की रक्षा की। उसने केवल एकांत में उसे डांटा। चूंकि बहस करते समय वह लगभग हमेशा गलत होता था, सूर्यवीर ने अपनी पत्नी के साथ कभी कोई बहस नहीं जीती। अंततः इससे उसे अपनी पत्नी का डर विकसित हो गया। दिवाकर ने विराट को 500 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दिए। इस बार उसने 300 अरब किलो नाग दंत चावल खरीदने के लिए 300 अरब पत्थरों का उपयोग किया और शेष 200 अरब पत्थरों का उपयोग बड़ी मात्रा में नवजीवन संजीवनी गोलियां, अंग पुनर्निर्माण गोलियां और पुनः शक्ति गोलियां खरीदने के लिए किया। आपूर्ति की यह भारी मात्रा सीमा पर सैनिकों के लिए कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए पर्याप्त थी। लेन देन पूरा होने के बाद दिवाकर दक्षिणी महाद्वीप में नहीं रुका। उसने सूर्यवीर और विराट को विदाई दी, फिर अंतरिक्ष को चीरते हुए मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा की ओर लौट गया। दिवाकर के जाने से पहले सूर्यवीर वास्तव में चाहता था कि दिवाकर उसे चाचा कहे, लेकिन अपनी पत्नी के सामने उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि लौटने पर उसे फिर से डांट मिले। दिवाकर के जाने के बाद जीवन सामान्य हो गया। इस शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण माहौल में दिन ब दिन समय बीतता गया। इस दिन मीरा के कमरे में मीरा और सूर्यवीर ने दिव्य पवन महल की स्वामिनी यानी महारानी रेणुका, मौसी रेणुका के मामले पर चर्चा की। सूर्यवीर, तुम आखिर रेणुका से शादी कब करोगे? मीरा ने सूर्यवीर की ओर देखा और बहुत गंभीरता से पूछा। मीरा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? रेणुका के लिए मेरी भावनाएं हमेशा एक भाई और बहन की रही हैं। मैंने हमेशा उसे एक छोटी बहन के रूप में माना है। हमारे बीच बिल्कुल कोई रोमांटिक प्यार नहीं है। तुम आज इस बात को फिर से क्यों उठा रही हो? यह सुनकर सूर्यवीर ने लाचारी से कहा। मीरा ने उसे महारानी रेणुका से शादी करने के लिए एक से अधिक बार दबाव डाला था और हर बार जब वह इसे उठाती थी तो वह असहाय महसूस करता था। सूर्यवीर, रेणुका हमेशा से तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम यह नहीं जानते? मीरा ने उसे देखते हुए कहा। इसके अलावा मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम रेणुका को अपनी उपपत्नी बना लो। तुम इतने जिद्दी क्यों हो और सहमत होने से क्यों इनकार करते हो? मीरा, मेरे मन में रेणुका के लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं है। तुम मुझसे सहमत होने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? सूर्यवीर ने लाचारी से कहा। अगर मैं उससे शादी करता हूं तो अंत में यह शायद उसे केवल नुकसान ही पहुंचाएगा। रेणुका एक अच्छी महिला है, मैं वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके गुणों के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में मुझसे बेहतर पति से मिलेगी। उसे मेरे पीछे क्यों पड़े रहना चाहिए? लेकिन अगर तुम रेणुका से शादी नहीं करोगे तो उसका दिल और भी टूट जाएगा। मीरा अड़ी रही, हार मानने को तैयार नहीं थी। वह और रेणुका बहुत करीबी बहनें थीं और वह वास्तव में अपनी बहन को एक तरफा प्यार का दर्द नहीं झेलते देखना चाहती थी। समय के साथ उसे स्वाभाविक रूप से समझ आ जाएगी। सूर्यवीर ने सिर हिलाया और कहा, वह पहले से ही एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ है। उसकी उम्र में वह अभी भी बहुत छोटी है, जिसके सामने अनगिनत साल हैं। एक बार जब वह एक व्यापक दुनिया देखेगी तो एक दिन उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। कमरे के बाहर आंगन में महारानी रेणुका ने अंदर दोनों के बीच की बातचीत सुनी। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। वह मीरा की बहुत आभारी थी, यह जानकर कि मीरा ने सूर्यवीर से एक से अधिक बार उसका उल्लेख किया था। इसके अलावा उसकी वजह से मीरा और सूर्यवीर ने एक से अधिक बार बहस की थी, लेकिन दुर्भाग्य से सूर्यवीर इस मामले पर कभी नहीं डिगा, कभी उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हुआ। आज उनकी बातचीत सुनने के बाद महारानी रेणुका पूरी तरह से टूट गई थी। उसने इस रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ दिया था, अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। महारानी रेणुका ने दुख के साथ कमरे की दिशा में देखा, मुड़ी और उन्हें खोजने अंदर जाए बिना मीरा के निवास से चली गई। कमरे के अंदर सूर्यवीर ने बाहर देखा। उसकी आंखों में अनिच्छा का संकेत था, लेकिन अंततः उसने अपने दिल को कठोर कर लिया और सांत्वना देने के लिए उसके पीछे नहीं भागा। वह महारानी रेणुका के आगमन को महसूस कर सकता था। आखिरकार उसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी। जबकि उसके शब्द मीरा के लिए थे, उनमें से आधे कमरे के बाहर खड़ी महारानी रेणुका के लिए भी थे। सूर्यवीर, तुम क्या देख रहे हो? सूर्यवीर के चेहरे के भाव देखकर मीरा ने अप्रसन्न होकर कहा। मैं तुमसे बात कर रही थी, तुम्हारा ध्यान कहां भटक गया? मीरा केवल अर्धचरण दिव्य विकास लोक में थी और उसने कमरे के बाहर महारानी रेणुका की उपस्थिति पर ध्यान भी नहीं दिया था। इसलिए वह इस बात से अनजान थी कि सूर्यवीर के साथ उसकी बातचीत महारानी रेणुका ने पूरी तरह से सुन ली थी। कुछ नहीं, सूर्यवीर ने सिर हिलाया और कहा। मीरा, चलो इस बात को दोबारा ना उठाएं। भले ही हम बहस करते रहें, इससे हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं करूंगा। अगर मेरे मन में रेणुका के लिए रोमांटिक भावनाएं होती तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करता और उससे शादी कर लेता, लेकिन मैंने हमेशा उसे केवल एक छोटी बहन के रूप में देखा है। मैं वास्तव में तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मीरा यह देखकर व्यथित थी कि वह अपने पति को चाहे कुछ भी कहे, उसे मना नहीं सकी।
उनकी बहसों में सूर्यवीर आमतौर पर उसके सामने झुक जाता था, लेकिन इस मामले पर वह 1 इंच भी नहीं डिगा और उसके अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। मीरा के निवास के बाहर विराट अभी अभी आया था जब उसने महारानी रेणुका को गेट से बाहर निकलते देखा। मौसी रेणुका। महारानी रेणुका को देखकर विराट जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार महारानी रेणुका ने उसकी ओर देखा भी नहीं, सिर नीचे करके आगे बढ़ती रही। उन्हें इतना व्याकुल देखकर विराट को जिज्ञासा महसूस हुए बिना न रह सकी और उसने सावधानी से फिर पुकारा, मौसी रेणुका, क्या हुआ? विराट के शब्द सुनकर महारानी रेणुका ने अंततः उसकी ओर देखा। जब विराट ने महारानी रेणुका की आंखें देखीं तो उसका दिल धक से रह गया। वे खूबसूरत आंखें दुख, हानि, उदासी और अकेलेपन से भरी थीं। उन आंखों को देखकर विराट चौंक गया। मौसी रेणुका को क्या हुआ? वह अचानक ऐसी क्यों हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका उसके माता पिता के साथ झगड़ा हुआ हो? विराट पर एक नजर डालने के बाद महारानी रेणुका ने अपना सिर नीचे कर लिया और चली गई। उस उजाड़, अकेली और नाजुक आकृति को देखकर विराट को दया का एक झटका लगा। हालांकि विराट को सांत्वना देने के लिए दौड़ने की हिम्मत नहीं हुई। यह उनके बड़ों का मामला था और एक कनिष्ठ के रूप में वह हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? विराट जल्दी से अपनी मां के निवास में गया। वह अपने माता पिता से पूछना चाहता था कि मौसी रेणुका को क्या हुआ है। पिताजी, मां, क्या आपका मौसी रेणुका के साथ झगड़ा हुआ था? मीरा के कमरे में प्रवेश करते हुए विराट ने अपने माता पिता की ओर देखा और सावधानी से पूछा, विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? विराट के शब्द सुनकर मीरा का दिल धक से रह गया। उसके भीतर एक अनहोनी की आशंका उठी। उसने जल्दी से पूछा, मैंने अभी मौसी रेणुका को आपके निवास से बाहर आते देखा। वह बहुत दुखी लग रही थी। विराट ने कहा, क्या रेणुका अभी यहां थी? विराट के शब्द सुनकर मीरा बहुत हैरान हुई। उह, मां, क्या आप नहीं जानती थीं कि मौसी रेणुका अभी यहां थी? विराट ने कुछ अवाक होकर पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी मौसी रेणुका अभी यहां थी? मीरा तुरंत चिंतित हो गई। सूर्यवीर, तुम दुष्ट, रेणुका अभी यहां थी और तुमने मुझे याद भी नहीं दिलाया। मीरा ने सूर्यवीर को उग्रता से घूरा और गुस्से में कहा। मीरा के शब्द सुनकर सूर्यवीर जानता था कि वह सका। यह देखकर मीरा उग्र थी, लेकिन वह इस समय उसे डांटने की परवाह नहीं कर सकती थी। वह विराट की ओर मुड़ी और बोली, विराट, तुम्हारी मौसी रेणुका अब कहां है? मुझे उनसे मिलाने के लिए जल्दी ले चलो। वह चिंतित थी कि रेणुका ने सूर्यवीर के शब्द सुन लिए होंगे और अपनी जान ले ली होगी। अपनी मां का तत्काल बुलावा देखकर विराट ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी मां को महारानी रेणुका को खोजने के लिए ले गया। तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर किसी को भी ढूंढना विराट के लिए बेहद आसान था। अंत में विराट अपनी मां को दिव्य पवन महल ले गया और महारानी रेणुका को पाया, जो एक आंगन में विचारों में खोई हुई थीं। रेणुका! महारानी रेणुका की व्याकुल उपस्थिति को देखकर मीरा को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और वह जल्दी से आगे बढ़ी, धीरे से पुकारा, दीदी मीरा! पुकार सुनकर महारानी रेणुका ने मीरा की ओर देखा और धीरे से पुकारा, रेणुका, दुखी मत हो। जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं उस दुष्ट सूर्यवीर से फिर बात करूंगी। मैं निश्चित रूप से उसे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर करूंगी। मीरा आगे बढ़ी, धीरे से उसे अपनी बाहों में खींचा और उसे सांत्वना दी। दीदी मीरा, कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर महारानी रेणुका ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराई। जबरदस्ती का प्यार कभी मीठा नहीं होता। भले ही भाई सूर्यवीर आपके दबाव में मुझसे शादी कर लें, लेकिन वे शायद खुश नहीं होंगे। रेणुका, यह क्या समय है? तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? मीरा ने गुस्से में कहा। मीरा के शब्द सुनकर महारानी रेणुका चुप हो गई। वह चुपचाप मीरा की छाती से लग गई। अंततः उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। हालांकि उसने इस रिश्ते को तोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन वह इतने सालों से सूर्यवीर से प्यार करती थी। अचानक इसे खत्म करने का फैसला करना इतना आसान नहीं था। हालांकि इस समय मीरा अभी भी उसके साथ थी। उसके पास भरोसा करने के लिए कोई था जो उसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट और जगह दे रहा था। महारानी रेणुका को चुपचाप रोते देख मीरा को दया का एक झटका लगा। विराट ने मौसी रेणुका की ओर देखा, जो उसकी मां की बाहों में सिसक रही थीं, और फिर असामान्य रूप से अपनी मां को अपने पिता को लगातार कोसते हुए देखा। यह देखकर विराट समझदारी से खिसक गया। उसे लगा कि अगर वह नहीं गया तो उसकी मां शायद उसे खींच कर लाएगी और महारानी रेणुका को अपना गुस्सा उस पर निकालने देगी। भागने के बाद विराट और उसका निर्मल अवतार छिप गए। उसे डर था कि उसके पिता सूर्यवीर भी उसे बलि का बकरा बना सकते हैं। उसके पिता के व्यक्तित्व को देखते हुए इसकी बहुत अधिक संभावना थी। उसके पिता उसकी मां के सामने कायर थे, लेकिन जब उसे पीटने की बात आती थी तो वे पीछे नहीं हटते थे। विराट फिर से प्रकट होने से पहले पूरे 1 महीने तक छिपा रहा। तब तक मीरा की मदद से महारानी रेणुका की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। हालांकि वह अभी भी कुछ उदास थी, लेकिन कम से कम वह अब पहले की तरह टूटी हुई नहीं थी। इस घटना के बाद महारानी रेणुका ने इस अभिशप्त एक तरफा प्यार को जारी न रखने का मन बना लिया। उन्होंने अपना सारा समय और ऊर्जा साधना और दिव्य पवन महल के शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर कभी खुद को रोमांटिक प्यार से नहीं सताएंगी। आखिरकार उनके गुरु के पास अपने पूरे जीवन में कभी कोई दाव साथी नहीं था, और ऐसा ही था। उनके 3 वरिष्ठ चाचा एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना भी बिना दांव साथियों के रहते थे, और वे ठीक कर रहे थे। अपना मन बनाने और इस मामले को समझने के बाद महारानी रेणुका ने सूर्यवीर का सामना अधिक शांति से करना शुरू कर दिया। चूंकि सूर्यवीर ने हमेशा उनके साथ एक छोटी बहन जैसा व्यवहार किया था, इसलिए वे उनके साथ एक बड़े भाई जैसा व्यवहार करेंगी। यह देखकर कि रानी रेणुका अंततः अपने खोल से बाहर आ गई थी और अपनी आंतरिक उथल पुथल को छोड़ दिया था, सूर्यवीर राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। सच कहूं तो जब उसने पहली बार महारानी रेणुका को उस स्थिति में देखा तो वह बेहद चिंतित था।
डर था कि वह इससे उबर नहीं पाएगी और उसका दांव हृदय समझौता कर लेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि रेणुका उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हालांकि इस समय के दौरान उसे मीरा द्वारा काफी डांटा गया। जब तक महारानी रेणुका ने अपने आंतरिक संघर्ष को हल नहीं किया, मीरा ने उसे कभी दयालु नजर से नहीं देखा। सूर्यवीर गुस्से से उबल रहा था, लेकिन अपनी पत्नी पर इसे निकालने की हिम्मत नहीं की। वह इसे विराट पर निकालना चाहता था, लेकिन उसे कहीं नहीं पा सका। अंततः वह केवल साधना के माध्यम से अपनी हताशा को बाहर निकाल सका। सौभाग्य से महारानी रेणुका ने अंततः अपने आंतरिक संघर्ष को दूर कर लिया और उसके प्रति मीरा का रवैया बदल गया, जिससे उसका जीवन थोड़ा आसान हो गया। सूर्यवीर कई और महीनों तक दक्षिणी महाद्वीप में रहा, अपने दिन साधना और अपनी पत्नी मीरा के साथ बिताए। महारानी रेणुका के मामले को लेकर अपने पति के साथ संघर्ष की अवधि के अलावा मीरा और सूर्यवीर आमतौर पर बहुत प्यार करने वाले थे। इस तरह कई और महीने बीत गए। उस दिन जब मीरा उठी तो उसने पाया कि उसका पति उसके पास नहीं था। वह बिस्तर से उठी और कमरे में मेज पर एक नोट छोड़ा हुआ पाया। यह देखकर मीरा चौंक गई। वह मेज के पास गई, नोट उठाया और उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, मेरी प्यारी पत्नी मीरा, मैं इस जीवन में तुम्हारे साथ फिर से मिलकर संतुष्ट हूं। मेरे पास एक गुणी पत्नी और मेरे आसपास बच्चे और पोते पोतियां हैं। जीवन काफी है, लेकिन दानव जाति को अभी तक मिटाया नहीं गया है और मेरे साथी इंसान अभी भी इसके प्रकोप से पीड़ित हैं। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं, मेरा दिल बेचैन हो जाता है और मैं शांति से अपने शेष वर्षों का आनंद नहीं ले सकता। मुझे अभी के लिए तुमसे अलग होना होगा। जब दानव जाति को पूरी तरह से खदेड़ दिया जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ फिर से मिलूंगा। मीरा अपने हाथ में नोट को घूर रही थी, लंबे समय तक चुप रही। इस नोट को देखकर वह जानती थी कि सूर्यवीर ने दानव जाति के खिलाफ लड़ने के लिए सीमा पर जाने के लिए दक्षिणी महाद्वीप छोड़ दिया था। मीरा ने अपनी पसंद के लिए सूर्यवीर को दोषी नहीं ठहराया। मानव जाति के एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के रूप में दानव जाति के खिलाफ युद्ध में भाग लेना उनका दायित्व था। उसका पति महान अखंडता और करुणा वाला व्यक्ति था, एक सच्चा नायक। मीरा को केवल गर्व और संतुष्टि महसूस हुई। उसका एकमात्र अफसोस और अनिच्छा यह थी कि उसने और सूर्यवीर ने फिर से अलग होने से पहले केवल कुछ ही महीने साथ बिताए थे। जैसे ही मीरा विचारों में खोई हुई थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, मीरा ने पुकारा, अपनी तंद्रा से बाहर निकलते हुए। दरवाजा खुला और विराट ने प्रवेश किया। मां, विराट ने अपनी मां को प्रणाम किया और उनका अभिवादन किया। हम, मीरा ने जवाब में सिर हिलाया। मां, पिताजी ने क्या कहा? विराट ने उत्सुकता से पूछा, मीरा के हाथ में नोट को देखते हुए। तुम्हारे पिता दानवों से लड़ने के लिए सीमा पर जाने के लिए दक्षिणी महाद्वीप से चले गए हैं, मीरा ने कहा। हे, आज सुबह पिताजी को इतनी जल्दी में जाते देख मैंने सोचा कि उनका आपके साथ झगड़ा हुआ है और वे गुस्से में घर से भाग गए हैं। यह सुनकर विराट ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम क्या बकवास कर रहे हो? विराट के शब्द सुनकर मीरा ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और चिढ़कर कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पिता हमेशा कहते हैं कि तुम पिटाई के लायक हो। क्या? मीरा के शब्द सुनकर विराट का चेहरा तुरंत गिर गया। उसने जल्दी से कहा, मां, आप पिताजी की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं जब वे बस बकवास कर रहे होते हैं? यह बकवास है या नहीं, यह कहना मुश्किल है, मीरा ने सूंघा। मीरा के शब्द सुनकर विराट को पूरी तरह से निर्दोष महसूस हुआ और साथ ही उसे झुंझलाहट की लहर महसूस हुई। पिताजी, आप वास्तव में अनुचित हैं। हमेशा मां से मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं। चूंकि आपने इसे शुरू किया है तो मुझे अगला काम करने के लिए दोष न दें। मां, पिताजी खुद हमेशा चीजों को अनुचित तरीके से कर रहे हैं, फिर भी उनमें मेरी आलोचना करने की हिम्मत है, विराट ने कहा। वह अपने पिता सूर्यवीर को एक असली झटका देने की तैयारी कर रहा था। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मीरा ने उत्सुकता से पूछा। मां, आप शायद नहीं जानती, लेकिन पिताजी ने अपने पुराने प्यार की प्रतिष्ठा के विचार से वास्तव में मुझे शर्मा परिवार द्वारा धमकाने दिया। मेरे लिए खड़े होने की हिम्मत भी नहीं की, विराट ने कहा। क्या? विराट के शब्द सुनकर मीरा ने अविश्वास से पूछा, तुम्हारे पिता का पुराना प्यार? तुम्हारे पिता का पुराना प्यार कौन है? विराट, तुम्हें मुझे यह विस्तार से बताना होगा। मीरा के शब्द सुनकर विराट गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ और तुरंत अपनी मां को कहानी सुनाई, मिर्च मसाला लगाते हुए। विराट की कहानी सुनने के बाद मीरा का चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और सूर्यवीर से संपर्क किया। मध्य महाद्वीप के बाहर सूर्यवीर अपनी तलवार पर उड़ रहा था। दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में अपनी वर्तमान ताकत के साथ इस उच्च श्रेणी के जन्मजात तलवार जादुई हथियार के साथ उसकी तलवार पर उड़ने की गति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। इस समय सूर्यवीर जोश और महत्वाकांक्षा से भरा था। कई वर्षों के बाद वह युद्ध के मैदान में लौट रहा था। सीमा पर पहुंचते ही दानव जाति को एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए दृढ़ संकल्पित था। दिव्य विकास लोक को तोड़ने से पहले उसने पहले ही दानव जाति पर कहर बरपाया था। इस बार उसकी ताकत सीमा छोड़ने से पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी और उसके जादुई खजाने में भी एक से अधिक स्तर का सुधार हुआ था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ वह जो भूमिका निभा सकता था वह पहले की तुलना में अतुलनीय थी। दानव जाति के वे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ बस अपनी गर्दन धो लें और सूर्यवीर के आगमन का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा करें। जैसे ही सूर्यवीर दिन भर सोच रहा था, उच्च उत्साह से भरा हुआ उसे अचानक अपना संचार टोकन कंपन करता महसूस हुआ। सूर्यवीर रुका, संचार टोकन निकाला और देखा कि यह उसकी पत्नी मीरा का संचार अनुरोध था। सूर्यवीर ने अपनी वास्तविक ऊर्जा उसमें डाली, संचार टोकन का उत्तर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुमने मुझे इतनी जल्दी याद करना शुरू कर दिया है। क्या तुम मुझसे अलग होने के लिए अनिच्छुक हो? हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसे संचार टोकन से आ रही आवाज से बाधित कर दिया गया। सूर्यवीर, तुम वास्तव में कुछ हो।
मैंने सोचा था कि तुम कोई सम्मानित व्यक्ति हो, लेकिन यह पता चला कि तुम बस नाटक कर रहे थे। मीरा ने कहा। मीरा, तुम्हारा उससे क्या मतलब है? यह सुनकर सूर्यवीर तुरंत दंग रह गया। हम्फ, मेरा क्या मतलब है? क्या तुम नहीं जानते कि मेरा क्या मतलब है? सूर्यवीर, मैंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम, जो हमेशा इतने गंभीर दिखते हो, वास्तव में एक पुराना प्यार छिपा रखा है, और अपने पुराने प्यार की प्रतिष्ठा की खातिर तुमने इस बात की भी परवाह नहीं की कि तुम्हारे बेटे को शर्मा परिवार द्वारा धमकाया जा रहा था। मीरा ने सूंघा। यह, मीरा, तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है, मुझे समझाने दो। मीरा की बातें सुनकर सूर्यवीर घबरा गया और जल्दी से समझाया। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करूंगी, मीरा ने कहा। मीरा, सूर्यवीर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन संचार टोकन पहले ही मीरा द्वारा काट दिया गया था। अपने हाथ में संचार टोकन को देखते हुए, जिसने संचार खो दिया था, सूर्यवीर रोना चाहता था। हे भगवान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो मीरा को सुमित्रा के साथ उसके अफेयर के बारे में कैसे पता चला? मीरा से मिलने के बाद से उसका सुमित्रा के साथ व्यावहारिक रूप से कोई संपर्क नहीं था। इसके अलावा उनका रिश्ता वास्तव में मासूम था। अस्पष्टता का कोई निशान नहीं था। कहने की जरूरत नहीं है, यह उस मुसीबत बनाने वाले लड़के विराट का काम रहा होगा। अन्यथा मीरा को संभवतः कैसे पता चल सकता था? इसके अलावा मीरा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती थी, लेकिन वह विराट पर पूरे दिल से भरोसा करेगी। उस लड़के ने अपने पिता को इस तरह धोखा देने की हिम्मत की। जब वे वापस आएंगे तो वह उसकी अच्छी पिटाई करेगी। हालांकि अगर बात की जाए तो असली अपराधी बूढ़ा दिवाकर था। अगर बूढ़े दिवाकर ने उसके अतीत को उजागर नहीं किया होता तो विराट को इसके बारे में पता नहीं चलता। तो अंततः यह सब बूढ़े दिवाकर की गलती है। सूर्यवीर ने अपना संचार टोकन रख दिया, उसका शरीर चमका और वह मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा की ओर तेजी से बढ़ गया। एक बार जब वह सीमा पर पहुंच जाता तो वह बूढ़े दिवाकर के साथ इस स्कोर को निपटाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। दक्षिणी महाद्वीप में मीरा ने संचार टोकन काट दिया और विराट की ओर मुड़ी, बोली, विराट, तैयार हो जाओ, कल से मैं साधना करने के लिए एकांतवास में जा रही हूं। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद से उसने अपने दिन या तो सूर्यवीर के साथ या विराट, वान्या, महारानी रेणुका और अन्य लोगों के साथ बिताए थे। साधना के लिए शायद ही कोई समय समर्पित किया था, लेकिन अब जबकि उसका पति दानवों से बचाव के लिए सीमा पर चला गया था, उसे स्वाभाविक रूप से लगन से साधना शुरू करनी पड़ी। दिव्य विकास लोक को तोड़ने का प्रयास करना पड़ा ताकि वह जल्द से जल्द सीमा पर पहुंच सके और अपने पति के साथ लड़ सके। सूर्यवीर के लिए उसके पहले के शब्द कि उसे उसका इंतजार करना चाहिए और वह जल्द ही उसके साथ हिसाब चुकता करेगी, केवल एक क्षणिक प्रकोप थे। वह वास्तव में जो चाहती थी वह सीमा पर अपने पति के साथ लड़ना था, एक साथ मानवता की मातृभूमि की रक्षा करना। ठीक है, मैं अभी तैयारी करने जाता हूं। विराट ने सिर हिलाया। उसने अपनी मां के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। हालांकि वह अपनी मां को सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वे हमेशा पीछे नहीं रहेंगी। इसलिए उनकी ताकत को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना उसकी प्राथमिक चिंता थी। विराट स्वाभाविक रूप से उन संसाधनों के साथ उदार था जो उसने अपनी मां के लिए तैयार किए थे। उन्हें अपने पास मौजूद सर्वोत्तम प्रदान करता था। उसने अकेले प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की कई तुम्बियां तैयार की। तीसरे संस्करण के नागदंत चावल, प्राचीन महाद्वीप की धारा का पानी और प्राचीन महाद्वीप की बड़ी मछलियों के लिए उसने उनकी अनगिनत तैयारी की। मीरा को उसने जो साधना संसाधन प्रदान किए वे एक योद्धा के लिए दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। विराट द्वारा सब कुछ तैयार करने के बाद मीरा एकांत साधना के लिए नवधारा महाद्वीप में जय युग संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश कर गई। समय शांति से बीतता गया। दिन पर दिन, पलक झपकते ही एक और महीना बीत गया। विराट ने गणना की कि गिरीश के साथ फिर से व्यापार करने का समय आ गया है, इसलिए वह खजाना विभाग गया। कई 100 अरब किलो नागदंत चावल निकाले और शार्दुल और विशाल कछुए कुर्मा के साथ शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया। शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद विराट शार्दुल पर सवार होकर सम्राट स्तर की 13वीं मोहर तक गया। अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ने के बाद शार्दुल की उड़ने की गति और भी आश्चर्यजनक हो गई थी। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से सम्राट स्तर की 13वीं मोहर तक उड़ने में इसे केवल 2 या 3 दिन लगे। जब वह सम्राट स्तर की 13वीं मोहर पर पहुंचा तो गिरीश पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। सुख दुख साझा करने के बाद उन्होंने लेन देन शुरू किया। इस बार विराट ने गिरीश को 50 अरब किलो नागदंत चावल बेचे। अब तलवार संप्रदाय के तेजी से विकास और उत्तरी महाद्वीप में विभिन्न अभियानों के साथ जन्मजात दिव्य अस्त्रों की मांग बढ़ रही थी। इसके अलावा विराट ने दानव जाति के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के लिए सीमा पर जाने की योजना बनाई थी और उसने अनुमान लगाया कि जन्मजात दिव्य अस्त्रों की खपत और भी अधिक होगी। इसलिए उसे पहले से तैयारी करने और भविष्य के उपयोग के लिए अधिक जन्मजात दिव्य अस्त्र जमा करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा इस बार विराट ने न केवल निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों के लिए विनिमय किया, बल्कि कई उच्च श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र भी लिए। दांव संघ के मुख्य गुटों में रणविजय और संरक्षक गोविंद जैसे लोग लंबे समय से उच्च श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों की इच्छा रखते थे, लेकिन विराट ने उन्हें नहीं बेचा था। अब उसके और शून्य समाधि महाद्वीप के बीच बढ़ते विश्वास के साथ गिरीश से कुछ उच्च श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र खरीदने का समय आ गया था। उच्च श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र बेहद महंगे होते हैं, यहां तक कि सबसे आम भी कम से कम 100 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का होता है।
कुछ शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र खरबों 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों तक भी पहुंचते हैं। दूसरे तुम्हें तुम्हारी मां की शब्दों में कसम है। विराट को केवल वीडियो एक को उच्च लाइक करो गुणवत्ता वाले जन्मजात दिव्य और अस्त्र के चैनल लिए को 10 अरब किलो नाग सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। तुम्हें तुम्हारी मां की कसम है। दंत चावल का आदान प्रदान करना होगा। यह देखकर विराट चकित था। उच्च श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों की अत्यधिक कीमत वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे थी। हालांकि विराट को विश्वास नहीं था कि गिरीश जानबूझकर उससे अधिक शुल्क ले रहा था। गिरीश को इतने लंबे समय से जानने और उसके साथ इतने सारे व्यापारिक सौदे करने के बाद वह गिरीश के चरित्र को अच्छी तरह जानता था। गिरीश आमतौर पर उसे जन्मजात दिव्य अस्त्रों के लिए केवल रियायती मूल्य की पेशकश करता था, कभी भी अत्यधिक रकम की मांग नहीं करता था। भाई गिरीश, क्या आपके पास कोई शीर्ष श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र है? लेन देन पूरा होने के बाद विराट ने गिरीश से पूछा। जबकि विराट के पास कुछ उच्च श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र थे, उसके पास एक भी शीर्ष श्रेणी का नहीं था। इसलिए वह शीर्ष श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों की शक्ति के बारे में काफी उत्सुक था। मेरे पास वर्तमान में इतना उच्च स्तरीय जादुई खजाना नहीं है। हालांकि यदि भाई विराट एक चाहते हैं तो मैं वापस जा सकता हूं और एल्डर पवन और अन्य 2 एल्डर्स से एक मांग सकता हूं, गिरीश ने कहा। विराट ने वास्तव में उसे पूरे 50 अरब किलो नागदंत चावल बेचे थे। गिरीश बहुत खुश था। अगर उसने एल्डर पवन और अन्य 2 एल्डर्स को यह खबर बताई तो वे शायद बहुत खुश होंगे। वह स्वाभाविक रूप से विराट के अनुरोध को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो अगली बार इस पर बात करते हैं। विराट ने हाथ हिलाया और कहा। अमर स्तर की मुहर सम्राट स्तर की 13वीं मुहर से बहुत दूर थी। गिरीश जैसे दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के विशेषज्ञ के लिए भी एक राउंड ट्रिप में शायद आधा साल लग जाएगा। विराट नहीं चाहता था कि गिरीश सिर्फ उसके कहने पर एक और यात्रा करे। वैसे भाई गिरीश, शीर्ष श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों के लिए आपकी सामान्य कीमत क्या है? विराट रुका, फिर पूछा। खैर, यह शीर्ष श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। गिरीश ने एक पल के लिए विचार किया और फिर कहा। विभिन्न गुणों के शीर्ष श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों के बीच कीमत का अंतर काफी बड़ा है। हालांकि यहां तक कि सबसे आम शीर्ष श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र आमतौर पर 1 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से शुरू होता है। अधिक महंगे वाले कई खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खर्च कर सकते हैं और कुछ शीर्ष स्तरीय। गिरीश के शब्द सुनकर विराट हांफने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि शीर्ष श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों की कीमत अधिक होगी, लेकिन जब उसे वास्तव में कीमत पता चली तो वह कुछ हद तक हैरान रह गया। शीर्ष श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों की उच्च कीमत को देखते हुए इसका मतलब था कि भले ही उसने इस बार गिरीश को 50 अरब किलो नागदंत चावल बेचे हों, वह शायद केवल 1 या 2 शीर्ष श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों के लिए इसका आदान प्रदान कर सकता था। विराट ने मूल रूप से अपने अगले लेन देन के दौरान गिरीश के साथ 1 या 2 शीर्ष श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों का आदान प्रदान करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसे खजानों की कीमत सुनने के बाद उसने उस योजना को छोड़ दिया। यदि वह गिरीश से शीर्ष श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों का आदान प्रदान करता तो उसे कम से कम सैकड़ों अरबों किलो नागदंत चावल बेचने पड़ते। हालांकि शून्य समाधि महाद्वीप के साथ उसका आपसी विश्वास पहले से ही काफी अधिक था। विराट एक ही बार में अपने व्यापार के दायरे का इतना विस्तार नहीं करना चाहता था। इसके अलावा हालांकि तलवार संप्रदाय अब लगभग पूरी तरह से नागदंत चावल की खेती करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक उपज होती है, तलवार संप्रदाय की खपत भी बहुत अधिक है। आखिरकार तलवार संप्रदाय की सेना अकेले 120 मिलियन से अधिक है। दिव्य पवन महल और कनिष्क संघ के योद्धाओं को जोड़ने पर नागदंत चावल की खपत समान रूप से चौंकाने वाली है। इसके अलावा हालांकि तलवार संप्रदाय अब नागदंत चावल की खेती करता है, उत्पादित नागदंत चावल का एक बड़ा हिस्सा इसे खेती करने वाले आम लोगों को पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाता है। आखिरकार तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर लगभग हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। तलवार संप्रदाय ने हर शहर में शास्त्र भंडार और अकादमियां स्थापित की हैं, जिससे उसके क्षेत्र के भीतर हर नागरिक को मार्शल आर्ट सीखने और साधना करने का अवसर मिलता है। इसलिए हालांकि तलवार संप्रदाय की सेना केवल 120 मिलियन है, लेकिन इसके क्षेत्र के भीतर योद्धाओं की संख्या अनगिनत है। इन योद्धाओं की साधना के लिए भी भारी मात्रा में नागदंत चावल की आवश्यकता होती है। बेशक निम्न स्तरीय योद्धाओं से नागदंत चावल की मांग उच्च स्तरीय योद्धाओं की तुलना में बहुत कम है। निम्न स्तरीय योद्धाओं के लिए नागदंत चावल के एक दाने में निहित ऊर्जा उन्हें कई महीनों या वर्षों तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। हालांकि जबकि निम्न स्तरीय योद्धाओं की व्यक्तिगत मांग कम है, लेकिन विशाल मात्रा भारी है। इसके अलावा तलवार संप्रदाय को वर्तमान में सीमा पर मानव सैनिकों की आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में नागदंत चावल बेचने की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान में सालाना गिरीश को 50 अरब किलो नागदंत चावल बेचना तलवार संप्रदाय के लिए पहले से ही सीमा है। अधिक बेचने से तलवार संप्रदाय की अपनी दैनिक जरूरतें प्रभावित हो सकती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बाद में गिरीश को अधिक नागदंत चावल बेचते हैं जब संप्रदाय का उत्पादन बढ़ता है। वर्तमान में तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर योद्धाओं के साधना स्तर में वृद्धि के साथ वे जिस नागदंत चावल की खेती कर सकते हैं उसकी मात्रा भी नाटकीय रूप से बढ़ रही है। अब तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर भूमि लगभग अपर्याप्त है और कई योद्धा भूमि जोतने के लिए नवधारा महाद्वीप में चले गए हैं।
आखिरकार नवधारा महाद्वीप का क्षेत्र काफी विशाल है, जिसमें बहुत सारी कृषि योग्य भूमि है। अब भी तलवार संप्रदाय ने पूरे नवधारा महाद्वीप का पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया है। नवधारा महाद्वीप पर कुछ प्राचीन संप्रदाय खंडहरों से तलवार संप्रदाय द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार नवधारा महाद्वीप का पूरा क्षेत्र शक्ति सिंधु महाद्वीप के मध्य महाद्वीप के बराबर है। इतने विशाल क्षेत्र को पूरी तरह से तलाशने के लिए तलवार संप्रदाय को बेहद लंबा समय लगेगा। जहां तक पूरे नवधारा महाद्वीप की खेती करने की बात है, तो उसमें अज्ञात समय लगेगा। नवधारा महाद्वीप जैसी विशाल भूमि के साथ तलवार संप्रदाय के पास नागदंत चावल की खेती के लिए उपयुक्त पर्याप्त भूमि थी। अपना लेन देन पूरा करने के बाद विराट और गिरीश अलग हो गए। गिरीश रिपोर्ट करने के लिए नागदंत चावल को वापस अमर स्तर की मोहरों पर ले गया। दूसरी ओर विराट उन मोहरों पर गया कि लोहे हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करने और राक्षसी कलाकृतियों को इकट्ठा करने के लिए पहले ही तोड़ा जा चुका था। गिरीश द्वारा उसे दिए गए नए नक्शे का अनुसरण करते हुए विराट ने हड्डी दानव जाति द्वारा तोड़ी गई प्रत्येक मोहर को पाया, जिससे अनंत परम मीनार अगले तारे को रोशन करने के लिए मोहरों के नीचे हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित कर सके। इस बार अनंत परम मीनार ने दूसरे स्तर के 47वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने से पहले 20 सम्राट स्तर की मोहरों से हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित किया। विराट ने अनुमान लगाया कि 47वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग 20 अरब से अधिक 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। 47वें तारे के जलने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर के प्रभाव से 4100 गुना तक पहुंच गई। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल क्षेत्र का आकार दोगुना हो गया, जो युमेश राजवंश के 20,000 गुना या 2 मध्य महाद्वीपों के बराबर क्षेत्र तक पहुंच गया। जगमगाते 47वें तारे के भीतर विराट को एक और ऋण व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस बार सबसे महत्वपूर्ण ऋण व्यूह विरासत महास्थान सूचक ऋण थी। महास्थान सूचक ऋण पिछले स्थान सूचक आध्यात्मिक ताबीजों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। यहां तक कि सबसे बुनियादी महास्थान सूचक ऋण भी खरबों मील के विशाल क्षेत्र को महसूस कर सकता था। दूसरे शब्दों में, यदि 2 लोग महास्थान सूचक ऋण ले जाते तो वे एक दूसरे के स्थान को महसूस कर सकते थे, जब तक कि वे 10 खरब मील से अधिक दूर न हों। इसके अलावा यह केवल सबसे बुनियादी महास्थान सूचक ऋण का प्रभाव था। उच्च स्तरीय महास्थान सूचक ऋण अपनी संवेदन सीमा को सैकड़ों या हजारों गुना बढ़ा सकते थे। 47वें तारे को रोशन करने के बाद विराट एक सम्राट स्तर की मुहर के नीचे से निकला। जैसे ही वह हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखने और इसके आधार पर राक्षसी कलाकृतियों को इकट्ठा करने के लिए अगली मुहर की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक इस सम्राट स्तर की मुहर से कुछ ही दूर एक आकृति देखी। लाल कपड़ों में सजी यह आकृति एक अतुलनीय रूप से सुंदर महिला थी। उससे निकलने वाली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण की शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थी। जब विराट ने इस खूबसूरत महिला को देखा, तो लाल कपड़ों वाली महिला ने भी उसे देखा। जिस क्षण उसने विराट को देखा, वह तुरंत आगे बढ़ी और उस पर झपट पड़ी। यह देखकर विराट लगभग डर के मारे अपनी सुध-बुध खो बैठा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके पास दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ का विरोध करने की बिल्कुल कोई शक्ति नहीं थी। यहां तक कि विशाल कछुए और शार्दूल की संयुक्त ताकत के साथ साथ पुतलों के साथ विराट को दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ को हराने का कोई भरोसा नहीं था। इसलिए जब उसने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में लाल कपड़ों वाली महिला को अपनी ओर दौड़ते देखा, तो विराट ने संकोच नहीं किया और तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करके तुरंत दूर चला गया। लाल कपड़ों वाली महिला के हमले को चकमा देने के बाद विराट ने तुरंत एक शून्य पलायन ताबीज सक्रिय किया, जिससे वह तुरंत खरबों मील दूर टेलीपोर्ट हो गया। यह देखकर लाल कपड़ों वाली महिला दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि महान क्षेत्र के अंतिम चरण की एकमात्र छींटी उसकी पकड़ से बच सकती है। लाल कपड़ों वाली महिला ने उस दिशा में देखा जहां विराट भागा था, फिर पीछा करने के लिए चमक उठी। हालांकि विराट ने खरबों मील दूर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग किया था, लेकिन उसके जैसे शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ के लिए, जो दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में थी, केवल 1 खरब मील की दूरी कुछ भी नहीं थी जिसे वह महसूस कर सकती थी। लाल रंग में यह खूबसूरत महिला और कोई नहीं बल्कि शबनम, मूल नाम शू यान थी, जो सम्राट स्तर की 25वीं मुहर की संरक्षक थी। सम्राट स्तर की 25वीं मुहर के नीचे हड्डी दानव कबीले से निपटने के बाद शबनम वहां नहीं रुकी। इसके बजाय वह अधिक नागदंत चावल कमाने के लिए काम की तलाश में शून्य समाधि महाद्वीप में घूमती रही। हालांकि अन्य मुहर संरक्षक सभी जानते थे कि सम्राट स्तर और एकलव्य स्तर की मुहरें बहुत प्रतिष्ठित थीं। एक मुहर में हड्डी दानव कबीले के सदस्य को हराने से नागदंत चावल का भारी इनाम मिल सकता था, इसलिए वे यह काम दूसरों को सौंपने को तैयार नहीं थे। तो शबनम लंबे समय तक बिना कोई काम पाए शून्य समाधि महाद्वीप में भटकती रही। ऊबकर वह सम्राट स्तर की 25वीं मुहर पर लौट आई, जिसकी उसने कभी रक्षा की थी। वह लाखों वर्षों से वहां तैनात थी, अवचेतन रूप से इसे अपना घर मानती थी। हालांकि शबनम के आश्चर्य के लिए लौटने पर उसने एकमात्र चींटी को, जो महान क्षेत्र के अंतिम चरण में थी, मुहर के नीचे से निकलते देखा। विराट को देखकर शबनम बहुत हैरान हुई। वह बहुत उत्सुक थी कि महान क्षेत्र के अंतिम चरण की एक चींटी वहां क्यों दिखाई देगी। शबनम ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि विराट शून्य समाधि महाद्वीप से नहीं था, क्योंकि शून्य समाधि महाद्वीप का हर कोई वर्तमान में शून्य समाधि नगर शून्य नगर में था। आरोहण लोक से नीचे के योद्धाओं को शून्य नगर छोड़ने की बिल्कुल मनाही थी। यह आदेश एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण का एक सख्त आदेश था,
और किसी ने भी इसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा आरोहण लोक से नीचे के योद्धा अगर चाहते तो भी शून्य नगर नहीं छोड़ सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शून्य नगर में भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ तैनात थे। उनकी अनुमति के बिना कोई भी शून्य नगर नहीं छोड़ सकता था। इसलिए यह नीच महान क्षेत्र का साधक जो यहां दिखाई दे रहा था, निश्चित रूप से शून्य समाधि महाद्वीप से नहीं था। यह सोचकर शबनम इस नीच महान क्षेत्र के साधक को पकड़ना और उससे पूछताछ करना चाहती थी। शून्य समाधि महाद्वीप से बाहर का कोई योद्धा यहां कैसे हो सकता है? शबनम को लगा कि यह युवक किसी चौंकाने वाले रहस्य में शामिल हो सकता है। अगर वह उससे यह रहस्य निकाल सके तो उसे दूसरी दुनिया का रास्ता मिल सकता है। यह सोचकर शबनम अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। वह बहुत पहले से इस मनहूस जगह शून्य समाधि महाद्वीप में रहना बंद करना चाहती थी। यह दुनिया हड्डी दानव ऊर्जा से प्रदूषित थी, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके साधना करना असंभव हो गया था। उनके जैसे मानव योद्धाओं के लिए शून्य समाधि महाद्वीप अनिवार्य रूप से एक मृत क्षेत्र था। शबनम 2 कारणों से शून्य समाधि महाद्वीप पर रही। सबसे पहले उसे 3 एल्डर्स पवन, शेखर और लक्ष्मण का डर था। उनकी अनुमति के बिना शून्य समाधि महाद्वीप छोड़ना भागने के बराबर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पीछा किया जा सकता है। दूसरा, वह अधिक नागदंत चावल जमा करना चाहती थी और अपने प्रस्थान की योजना बनाने से पहले पूरी तैयारी करना चाहती थी। आखिरकार ब्रह्मांड को पार करना कोई मजाक नहीं था। पर्याप्त संसाधनों के बिना एक बार जब उसकी वास्तविक ऊर्जा अगली दुनिया में पहुंचने से पहले समाप्त हो जाती तो वह विशाल ब्रह्मांड में अनिवार्य रूप से बर्बाद हो जाती। लेकिन अब उसने अपने शून्य समाधि महाद्वीप पर अन्य दुनिया के योद्धाओं को दिखाई देते हुए खोजा था, जो निस्संदेह शबनम के लिए रोमांचक खबर थी। इसका मतलब था कि उस दुनिया में शून्य समाधि महाद्वीप का शॉर्टकट था। अन्यथा महान क्षेत्र के अंतिम चरण में एकमात्र चींटी के रूप में वह शॉर्टकट के बिना उनके शून्य समाधि महाद्वीप तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड को कभी पार नहीं कर पाता। चूंकि दूसरा पक्ष इस शॉर्टकट के माध्यम से उनके शून्य समाधि महाद्वीप तक पहुंच सकता था, इसका मतलब था कि उनके शून्य समाधि महाद्वीप के लोग भी उसी मार्ग से उस दुनिया की यात्रा कर सकते थे। इतने कीमती अवसर के सामने होने पर शबनम इसे संभवतः कैसे याद कर सकती थी? हालांकि शबनम को जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि यह बच्चा इतना फिसलन भरा था, उसकी पकड़ से बचने में कामयाब रहा और ऐसी अद्भुत पलायन तकनीकें रखता था, तुरंत खरबों मील दूर टेलीपोर्ट कर रहा था। शबनम ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस दिशा में विराट का पीछा किया जहां वह भागा था, और जल्द ही उसने उस हरे रंग की आकृति को फिर से देखा। विराट ने अभी अभी खरबों मील दूर भागने के लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग किया था, और इससे पहले कि वह अपनी सांस भी ले पाता, उसने उस लाल रंग की आकृति को फिर से देखा जो पहले से ही उसकी दृष्टि में वापस आ गई थी। यह देखकर विराट घबरा गया। हे भगवान, क्या यह सच है? इतना तेज! विराट ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। तुरंत एक और टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाला, तुरंत इसे सक्रिय किया और एक और खरबों मील दूर टेलीपोर्ट किया। एक अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की गति उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। सौभाग्य से उसने लाल कपड़ों वाली महिला से लड़ने के लिए विशाल कछुए और शार्दूल को बुलाने की कोशिश नहीं की, अन्यथा वह अब तक उसके हाथों में होता। विराट ने केवल कुछ ही देर में टेलीपोर्ट किया था जब उसने देखा कि लाल कपड़ों वाली महिला उसका फिर से पीछा कर रही है। यह देखकर विराट ने गहरी सांस ली और भागने के लिए जल्दी से एक और पलायन ताबीज निकाला। मूल रूप से वह भागने के लिए एक स्थानिक मार्ग का निर्माण करने के लिए अनंत परम मीनार का उपयोग करना चाहता था। हालांकि लाल कपड़ों वाली महिला बहुत तेज थी, उसके पास अनंत परम मीनार से स्थानिक मार्ग बनाने का समय नहीं था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनंत परम मीनार को स्थानिक मार्ग बनाने के लिए समय की आवश्यकता होती है, अन्यथा यदि निर्मित स्थानिक मार्ग अस्थिर है तो उसमें भागने से केवल उसकी मृत्यु होगी। यदि स्थानिक मार्ग ढह जाता तो उसका अस्तित्व अनिश्चित होता। लाल कपड़ों वाली महिला द्वारा लगातार पीछा किए जाने पर विराट भागने के लिए केवल एक के बाद एक पलायन ताबीज का उपयोग कर सकता था। इस निरंतर पीछा में विराट पूरी तरह से लाल कपड़ों वाली महिला द्वारा घेर लिया गया था, जिसमें भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। अंततः वह इतना घबरा गया कि वह बेतहाशा भागने लगा। शबनम के निरंतर दबाव में उसके पास भागने का रास्ता चुनने का भी समय नहीं था। पहले वह जानबूझकर कुछ देव स्तर की मोहरों के स्थानों से बचने में सक्षम था, लेकिन बाद में उसे खुद भी अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं था। अकेले उन देव स्तर की मोहरों से बचने का तो सवाल ही नहीं था। लाल कपड़ों वाली महिला को अपने करीब आते देख विराट अंदर ही अंदर कराह उठा। यदि उसके पास पलायन ताबीज खत्म हो गए और फिर भी वह लाल कपड़ों वाली महिला को नहीं हिला सका तो वह गंभीर मुसीबत में होगा। शून्य समाधि महाद्वीप, देव स्तर की 7वीं मुहर, एल्डर सावित्री, मूल नाम शी यिन यू, देव स्तर की 7वीं मुहर के पास पालथी मारकर बैठी थी, अपनी आंखें बंद करके साधना कर रही थी। अचानक उसने मुहर से दूर एक स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया। एल्डर सावित्री ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, अपना हाथ बढ़ाया और स्थानिक उतार चढ़ाव की दिशा की ओर पहुंची। अगले ही पल वह नीले वस्त्र में एक युवक को वापस ले आई। विराट घबराहट में भाग रहा था। उसने अभी अभी भागने के लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग किया था जो आकाश में दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह अपनी रिहाई जारी रखने के लिए एक और टेलीपोर्टेशन ताबीज निकालने वाला था, उसने अचानक एक शुद्ध सफेद जेड जैसा हाथ पतली हवा से बाहर निकलते और उसे पकड़ते देखा। जब यह शुद्ध सफेद जेड जैसा हाथ दिखाई दिया तो विराट बहुत घबरा गया। इस हाथ से उसने पहले वाली लाल कपड़ों वाली महिला की तुलना में और भी अधिक भयानक आभा महसूस की। इस समय विराट ने एक टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग किया। इस शुद्ध सफेद जेड जैसे हाथ की पकड़ को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इस हाथ में निहित शक्ति बहुत भयानक थी। अपनी वर्तमान टेलीपोर्टेशन तकनीक की शक्ति के साथ भी वह इस हथेली द्वारा सील की गई जगह को नहीं तोड़ सकता था और इस जेड सफेद हाथ से मजबूती से पकड़ लिया गया था। अरे नहीं!
जैसे ही वह इस जेड सफेद हथेली में गिरा, विराट को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और उसने स्थिति को कोसा। अगले ही पल उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने खुद को दूसरी जगह पाया। उसके सामने लंबी धनुषाकार भौहों वाली एक खूबसूरत महिला बैठी थी। इस खूबसूरत महिला की फीनिक्स आंखें, एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा और एक दिव्य सुंदरता थी। उसका स्वभाव अलग और प्रतिष्ठित था, जैसे स्वर्ग की कोई देवी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने समुद्र की तरह गहरी आभा बिखेरी। विराट की वर्तमान दृष्टि के साथ भी वह उसकी साधना की सीमा को नहीं पहचान सका। जिस व्यक्ति ने उसे खींचा था वह कोई और नहीं बल्कि यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला थी, जो स्वर्ग की देवी की तरह थी। अपने सामने इस अतुलनीय रूप से सुंदर महिला को देखकर विराट पूरी तरह से डरावनी स्थिति से भर गया। महिला की साधना भयानक थी, कुछ ऐसा जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि दांव संघ के नेता दिवाकर भी उससे तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते। तुम कौन हो और तुम हमारे शून्य समाधि महाद्वीप में क्यों हो? एल्डर सावित्री ने अपने सामने हरे रंग के युवक की ओर देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं, क्योंकि उसने पूछा। वह एक नजर में बता सकती थी कि हरे रंग में यह युवक उनके शून्य समाधि महाद्वीप से नहीं था, क्योंकि शून्य समाधि महाद्वीप में आरोहण लोक से नीचे के योद्धाओं को शून्य नगर छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यह कनिष्ठ विराट कहलाता है। जहां तक मेरी विशिष्ट पहचान की बात है, वरिष्ठ एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण से पूछ सकती हैं। यदि वे आपको बताने के इच्छुक हैं तो वरिष्ठ स्वाभाविक रूप से जान जाएंगी। विराट ने खुद को संयमित किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा। इतने भयानक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में पड़ने के बाद उसके लिए बचना मूल रूप से असंभव था। चूंकि ऐसा था, विराट ने बस सीधा होने का फैसला किया। अब जीवित रहने के लिए वह केवल 3 एल्डर्स पवन, शेखर और लक्ष्मण पर अपनी उम्मीदें लगा सकता था। इसलिए जब एल्डर सावित्री ने पूछा तो विराट ने तुरंत उनके नामों का आह्वान किया। अपने साहस को बढ़ाने के लिए उनके प्रभाव का उपयोग किया। विराट की बातें सुनकर एल्डर सावित्री चौंक गईं। तुम 3 एल्डर्स पवन, शेखर और लक्ष्मण के नाम कैसे जानते हो? एल्डर सावित्री ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ नीले वस्त्र वाले युवक से पूछा। पहले उसने सोचा था कि यह युवक सिर्फ एक योद्धा था जिसने गलती से उनके शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया था, लेकिन अब जब उसने सुना कि विराट पवन, शेखर और लक्ष्मण के नाम भी जानता है तो वह जान गई कि इस युवक की पहचान सरल नहीं थी। शून्य समाधि महाद्वीप में भी आरोहण लोक से नीचे के योद्धा आमतौर पर 3 एल्डर्स के नाम नहीं जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि शून्य समाधि महाद्वीप के 3 सर्वोच्च पूर्वज थे। केवल शून्य समाधि महाद्वीप के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ ही पवन और अन्य 2 के नाम जानते थे। लेकिन यह नीच महान क्षेत्र के अंतिम चरण का युवा नीले वस्त्रों में वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को जानता था, इसलिए शून्य समाधि महाद्वीप की उसकी समझ सामान्य से बहुत दूर थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यदि आप मेरी जानकारी जानना चाहती हैं तो आप एल्डर्स पवन, शेखर और लक्ष्मण से पूछ सकती हैं। यदि वे आपको बताने के इच्छुक हैं तो आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगी, लेकिन अगर वे अनिच्छुक हैं तो मुझे डर है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, विराट ने कहा, एक बेपरवाह रवैया अपनाते हुए। वह अब बिल्कुल भी घबरा नहीं सकता था। वह जितना अधिक घबराता उतना ही बुरा होता। वह जितना शांत दिखाई देता उतना ही वह इस महिला को डरा सकता था। निश्चित रूप से विराट के आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को देखकर और उसे बार बार एल्डर्स पवन, शेखर और लक्ष्मण का उल्लेख करते हुए सुनकर एल्डर सावित्री तुरंत डर गई और जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने अपना संचार टोकन निकाला और एल्डर पवन से संपर्क किया। जबकि एल्डर सावित्री एल्डर पवन से संपर्क कर रही थी, योगेश, शिव, सुधा और यमुना भी चारों ओर इकट्ठे हो गए। यह देखकर कि एल्डर सावित्री ने एक योद्धा को पकड़ लिया है जो दूसरी दुनिया से प्रतीत होता है, वे सभी जिज्ञासा से भर गए। हालांकि जब उन्होंने विराट और एल्डर सावित्री के बीच बातचीत सुनी तो वे हैरान हुए बिना नहीं रह सके। नीले रंग में युवक की पृष्ठभूमि के बारे में अनिश्चित थे। लड़के, तुम काफी अभिमानी हो। महान क्षेत्र के अंतिम चरण में एकमात्र चींटी एल्डर सावित्री से इस तरह बात करने की हिम्मत करती है, और यहां तक कि हमें डराने के लिए 3 एल्डर्स को बीच में लाने की हिम्मत करती है। ऐसा लगता है कि हमें तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है, या तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भगवान यम की कितनी आंखें हैं। शिव ने विराट की ओर देखते हुए कहा। वरिष्ठ, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्दबाजी में कार्य न करें। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में एक योद्धा हैं, आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं, अन्यथा मैं गारंटी देता हूं कि आपको पछतावा होगा। विराट ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस समय वह शिव से बिल्कुल भी नहीं डरा था, अभी भी एक शांत और संयमित व्यवहार बनाए हुए था। यूं हो छोकरे, तुम मुझे डराने की हिम्मत करते हो। मैं एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हूं और तुम्हारे मुंह में मैं बस कुछ सामान्य निम्न स्तरीय कचरा हूं। तुम मुझे डराने की धमकी देते हो, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पास 180 अलग अलग तरीके हैं। मेरे सभी चालों का स्वाद चखने के बाद देखते हैं कि क्या तुम अभी भी इतने सख्त और अभिमानी हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे इस पर पछतावा कैसे कराओगे। शिव ने उपहास किया। इसके साथ उसने अपनी आस्तीन ऊपर की। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान को पूरा बिना कट और दमदार